हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए, जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस बुक के, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना और क्वेश्चन को समझना किस तरह से आंसर देना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे और जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो आते हैं उन सबके लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक एवं आदि इतिहास काल के विकास तथा पुरातात्विक अनुसंधान में प्रयुक्त स्रोतों व आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का साम्यक चर्चा सहित मूल्यांकन कीजिए। कि भारत के प्रागैतिहासिक एवं आदि इतिहास जो काल है उसको किस तरह से पुरातात्विक जो है देखते हैं, किस तरह से अनुसंधान करते हैं, किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कौन सी जो है वैज्ञानिक पद्धतियां इस्तेमाल करते हैं, उसका मूल्यांकन करना है हमें इस आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस युग को संदर्भित करता है जब मानव ने लेखन प्रणाली विकसित नहीं की थी। ठीक है, तो इस समय मनुष्य ने जो है लेखन प्रणाली विकसित नहीं की थी, उस समय लेखन का जो प्रचलन नहीं था। 1833 में पॉल टूर्नल ने प्री हिस्टोरिक्यू शब्द का प्रयोग किया था। 1851 में आप देखते हैं कि डैनियल विल्सन ने इसे प्री हिस्टोरी शब्द गढ़ा। तो पहले भाई आप देखेंगे पॉल टूर्नल ने कहा कि भाई जब हमारे पास मानव लेखन प्रणाली के जो साक्ष्य नहीं थे तो उस समय चीज़ों को कैसे पता लगाया जाए, तो उसको एक टाइम पीरियड में बांधते हैं, वो प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। और बाद में आप देखेंगे डैनियल विल्सन भी उसे प्री हिस्ट्री कह देते हैं। ठीक है, उसे हिस्ट्री ना कह के प्री हिस्ट्री कहा जाता है कि भाई इतिहास से पहले जब लिखित स्रोत नहीं थे उससे पहले क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरह से लोग रहते थे, तो उन्होंने उसे प्री हिस्ट्री शब्द कहा। भारत में यह काल आप देखेंगे लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक फैला माना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा टाइम आप देखेंगे प्री हिस्ट्री का है, यानी प्रागैतिहासिक काल का है। इस समय यानी इसका जो लास्ट टाइम देख रहे हैं आप, लगभग प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य, उस समय आप देखेंगे यहाँ पर अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो हैं मिलते हैं। तो भारत के प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, तो आप देखेंगे जो ये समय था प्रागैतिहासिक काल का, इस समय मनुष्य जो था भारत में वो शिकारी संघ करता था। ठीक है ना, तो वो शिकार करता था और शिकार के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता था और जो भी चीजें मिलती थी उन चीजों को ग्रहण करता था। वो खाना बदोश जीवन था क्योंकि भाई शिकारी था तो एक जगह रह टिक के तो वो रहता नहीं था, कभी इधर कभी उधर शिकार की तलाश में जाता था। ठीक है ना, पशुओं का शिकार करता था, जंगली पौधों का उपयोग करता था। और अगर उसको पशु शिकार करने से भाई अगर नहीं शिकार हो पाता था तो वो क्या करता था, वहां पर जो जंगली पौधे वगैरह होते थे उनको अपना आहार का साधन बना लेता था। उपकरण निर्माण के लिए क्वार्टाइज, चार्ट, जैस्पर आदि पत्थरों का प्रयोग करता था। तो उस टाइम पीरियड में जो पत्थर होते थे उन पत्थरों का इस्तेमाल करके ही वो शिकार वगैरह किया करता था। ठीक है, तो वही उनके जो उपकरण होते थे, पत्थर से वो उपकरण बनाते थे और उन्हीं से क्या करते थे, शिकार करते थे। उपकरण परंपराएं, तो उपकरण के आधार पर हम देखें कि किस तरह से जो भारत की परंपराओं को विभाजित किया गया है, जैसे उपकरण मिलते थे उसी के हिसाब से भारत में आप देखेंगे पृष्ठ को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आता है निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, अपली हेडराइन, तो ये सारी चीज़ों का जो उपयोग करते थे वो इनसे जो है अपनी जो भी शिकार करना हो गया, ठीक है ना, वो सारी प्रक्रिया करते थे। तो उस समय आप देखेंगे ये टाइप के जो थे औजार थे उनके। तो ये कब का टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं निम्न पाषाण। फिर आता है आपका मध्य पाषाण, छोटे आकार के फ्लैग आधारित उपकरण, स्क्रैपर पॉइंट आदि। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे मध्य पाषाण काल आता है, वो थोड़े अपने जो भी उनके औजार वगैरह होते थे, ठीक है ना, उसको थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऊपरी पाषाण आता है, तो लंबे व पतले ब्लेड बैग्स, ब्लेड पॉइंट, पेनाइफ, यानी इस समय आप देखेंगे और अच्छी तरीके से वो पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और बारीक जो है हथियार बनाते हैं जिससे वो ज्यादा चीजें कर पाते हैं। ठीक है, फिर आता है मध्य पाषाण, माइक्रोलिथि, तीर भाले जैसे मिश्रित औजार, समाधान व रॉक आर्ट की परंपरा। तो इस समय आप देखेंगे भाई वो थोड़े और एडवांस होते हैं और तीर भाले जैसे औजारों का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ठीक है, इस समय देखेंगे आप थोड़ी वो सांस्कृतिक रूप से भी विकसित होते हैं, समाधान वगैरह भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, आर्ट वगैरह भी इस समय जो है इनमें विकसित होती है। फिर नवपाषाण काल आता है, इस टाइम में आप देखेंगे कृषि की शुरुआत करते हैं, स्थायी जीवन लेना शुरू करते हैं, ये जीना शुरू करते हैं और पशु पक्षियों का पालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे उपकरण के आधार पर हमारे यहाँ परंपराओं को डिवाइड किया गया है, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, ऊपरी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो ये पूरा जो है टाइम पीरियड है हमारे यहाँ जो प्रागैतिहासिक काल है उसका। ठीक है, तो
आधे इतिहास की जब हम बात करते हैं, आगे हमारा आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या है, तो प्रागैतिहासिक और इतिहास के मध्य का संक्रमण काल है। ठीक है, तो इतिहास जहां पर हमें लिखित स्रोत मिलते हैं, तो उस समय आप देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल से इतिहास की तरह, यानी जब लिखित स्रोत मिलने शुरू होते हैं तो उसके बीच का जो काल होता है वो अद्य इतिहास काल कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपियां अपठनीय है, इसलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई कि लिपियां तो मिली हैं लेकिन पढ़ी नहीं गई हैं। फिर वैदिक साहित्य मौखिक था उस टाइम, तो इस समय आप देखेंगे जो वैदिक साहित्य आज हमारे यहाँ देखने को मिलता है, जो वैदिक संकल्पनाएं हैं जिनको लिखा गया है, ठीक है ना, वो उस समय मौखिक होती थी। परंतु इसकी परंपरा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है, और यही परंपराएं आप देखेंगे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं। यह काल लगभग 3500 से 3000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक फैला था। ठीक है, पुरातात्विक अनुसंधान में स्रोत, तो किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं जो पुरातात्विक होते हैं आदि इतिहास या जो हमारा अप्रागैतिहासिक काल है उसको समझने में। तो सबसे पहले पुरावशेष जो होते हैं वो महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जिनसे इस काल की जानकारियों का पता लगता है। तो इसमें आप देखेंगे पत्थर की हड्डी हो गई, धातु, लकड़ी, वस्त्र बने औजार हो गए, कंकाल अवशेष, मिट्टी के बर्तन या संरचनात्मक जो भी अवशेष हैं उनके माध्यम से जो है पुरातत्वविद उस समय को पता लगाते हैं। विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे, आप देखेंगे गैर पोर्टेबल अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, जो वहीं पर हैं वहीं से ही जानकारी इकट्ठा की जाती है। जैसे भंडारण गड्ढे हो गए, बहुत सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करते थे सामान रखने के लिए। खाई वगैरह भी हैं, वहाँ पर दीवारें बनाई गई थी या आवासीय जो उनका पैटर्न था, तो इसके आधार पर जो है उस समय के इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है नहीं उस समय क्या क्या चीज़ें होती थी। बायोफैक्ट्स, उसके बाद कुछ बायोफैक्ट्स हैं, उसके आधार पर भी जानकारियों को निकाला जाता है जो चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, जैसे बीज हो गए, पराग, हड्डियाँ, ठीक है ना, आहार से संबंधित चीज़ें हो गई, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की जानकारी जो है इन्हीं सब चीज़ों से उस समय पता लगाई जाती है कि लोग क्या करते थे। ठीक है, फिर आता है आपका पुरातत्व और अन्य विज्ञानों का संबंध। तो पुरातत्व जो है वो अन्य विज्ञानों से किस तरह से संबंध स्थापित करके उस काल के बारे में पता लगाते हैं। तो देखिए पुरातत्व जो होते हैं वो, इतिहास का तो मतलब ये है भाई कि लिखित अभिलेखों का उस टाइम तो अभाव था, लिखित चीजें तो थी नहीं। तो पुरातत्व क्या करते हैं भाई, उस समय की जो भी जानकारी है उसके आधार पर ही भौतिक और सांस्कृतिक अध्ययन के द्वारा चीजों का पता लगाते हैं। ठीक है, पर्यावरण विज्ञान, तो ये भी क्या होता है, उस समय के जो भी स्रोत मिलते हैं आपको उनके आधार पर जलवायु, मिट्टी, नदी, पहाड़, मानव सभ्यता के विकास को उसके आधार पर बताते हैं कि भाई ऐसा था यहाँ पर, ये सभ्यताएं थी यहाँ पर इसलिए पनपी होंगी क्योंकि भाई यहाँ पर जलवायु अच्छी थी और यहाँ पर नदियां वगैरह थी। तो उसके पर्यावरण विज्ञान के आधार पर वो चीज़ों को पता लगाते हैं भाई कि उस समय जो किस तरह से लोग रहते थे। नृविज्ञान, मानव विकास, सामाजिक संरचना व जैविक विकास का अध्ययन किया जाता है कि भाई किस तरह से मानव ने प्रगति करी, किस तरह से अपना विकास किया। ठीक है, तो इसके द्वारा ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज पुरातत्व लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और वो उस समय के बारे में जानकारी पता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे भूविज्ञान भी जो है, स्थिरीकरण के नियम, वर्व क्रोनोलॉजी, चट्टान विश्लेषण, तो इसके आधार पर भी जो है पुरातत्व जो है इनका इनकी मदद लेकर भी जो है उस काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, भौतिकी का भी इस्तेमाल किया जाता है जानकारी के लिए, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग, थार्मोल्यूमिश, मैग्नेटोमीट, विद्युत प्रतिरोधक सर्वेक्षण, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट चीज है। ये भौतिकी भी जो इंपॉर्टेंट है पुरातत्व विदों के लिए, क्योंकि इससे भी वो बहुत सारी जानकारियां उस समय काल की निकाल लेते हैं। रसायन विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे धातु व भित्तीय संरक्षण का पता लग जाता है भाई कौन कौन सी चीजें थी। वनस्पति विज्ञान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें भी उस टाइम की बहुत सारे अवशेष मिले हैं। तो पोली बायोटनी और पराग विश्लेषण के द्वारा भी चीजों का पता लगाया जाता है। ठीक है, जूलॉजी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पशु अवशेष का अध्ययन और पालतूकरण की जानकारी का अध्ययन भी जरूरी है। तो ये भी जो पुरातत्व के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान एवं सांख्यिकी, तो आज के टाइम में आप देखेंगे भाई कंप्यूटर विज्ञान काफी है, तो ये भी जो है मदद करता है पुरातत्वविदों को उस समय की जानकारी बताने में। ठीक है, तो उसमें आप डेटा वर्गीकरण, सीआईएस विश्लेषण, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें और ज्यादा विकसित हुई हैं जिन्होंने उस काल को और ज्यादा अच्छे से बताने में मदद करी है, जिसमें आप देखेंगे हवाई फोटोग्राफी, यानी मिट्टी, फसल, निशानों से दबी संरचनाओं की पहचान आसानी से की जाती है। ठीक है ना, हवाई फोटोग्राफी करी जाती है किसी भी चीज को जानने के लिए, नई चीजों को। समुद्री पुरातत्व, जहाजों के मलबे हो गए, जलमग्न स्थल हो गए, स्कूबा उपकरण का उपयोग हो गया, तो इन सब चीजों के द्वारा भी पुरातत्व जो है वो जानकारियां इकट्ठा करते हैं आज के टाइम में। चुंबकीय सर्वेक्षण, तो धातु अवशेष, नींव, गड्ढों की पहचान, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, विज्ञान है जो आज पुरातत्वविदों को जो है जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। मृदा का रासायनिक विश्लेषण, फॉस्फेट और पोटेशियम, मानव गतिविधियों का अनुमान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आधुनिक विज्ञान जो पुरातत्वों को उस काल की जानकारी देता है। विद्युत प्रौद्योगिकी विधि,
ठीक है ना। उपमृदा में दीवारें, खाइयां, गड्ढे का पता लगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ध्वनिक भूकंपीय विधि हो गई, कंपन और ध्वनि सी संरचनाओं का निर्धारण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस, उपग्रह चित्रों के पुरास्थलों का पता लगाना और पुनर्अनुमान मॉडल। तो ये सारी वैज्ञानिक तकनीकें विकसित हुई हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों की मदद करी है, जिससे वो और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस समय काल की। ठीक है। तो कह सकते हैं भाई, भारत का प्रागैतिहासिक और अध इतिहास मानव सभ्यता के धीरे धीरे हुए जैविक तकनीक और सांस्कृतिक विकास को प्रकट करता है। पुरातत्व विज्ञान में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग, जीआई, हवाई फोटोग्राफी ने मानव को अतीत को पुनर्निर्मित करने में क्रांतिकारी योगदान दिया है। पुरावशेषों के सही संदर्भ संरक्षण और वैज्ञानिक विश्लेषण से ही मानव इतिहास का सम्यक पुनर्निर्माण संभव हो पाया है। तो इतनी सारी भाई तकनीकें आई हैं, उन तकनीकों ने काफी मदद करी है जो पुराने प्रागैतिहासिक काल हो गया, आदित्यासिक काल हो गया, उन सबकी जानकारी बताने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के दशक तक भारत में पुरातत्व के विकास पर चर्चा करें और इसने पूर्व और आदि इतिहास की हमारी समझ में कैसे योगदान दिया है। ठीक है। तो किस तरह से हमारे यहाँ जो है आप देखेंगे पुरातत्व का विकास हुआ। तो भारत की पुरातत्व परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है, लेकिन वैज्ञानिक पुरातत्व का वास्तविक विकास आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। 1950 के दशक तक इस क्षेत्र में संस्थागत रूप लिया पद्धतियों का विकास हुआ तथा महत्वपूर्ण खोजों ने भारत के पूर्व एवं आदि इतिहास की समझ को गहराई से प्रदान किया। तो 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे, खास तौर पर आप देखेंगे कि जो 1950 का दशक है, उस समय जो है काफी अच्छे से जो है भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास किया गया। ठीक है ना। संस्थाएं बनाई गई और उसके आधार पर नई नई पद्धतियां विकसित करी गई, जिससे बहुत सारी जानकारियां आपको देखने को मिलती हैं। तो 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक विकास आप देखते हैं तो एसोसिएटिक सोसाइटी फॉर आरंभिक सर्वेक्षण, तो सबसे पहले इस संस्था की स्थापना की गई। तो आप देखेंगे 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना ने भारतीय इतिहास, शिलालेखों और स्मारकों के अध्ययन की शुरुआत करी थी। तो सबसे पहले शुरुआत कौन करते हैं 1784 में? विलियम जोन्स। ठीक है। तो भारत में जो अभिलेख मिले थे, जो स्मारक मिले थे, उनका अध्ययन शुरू करते हैं ये। ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि का पाठन किया, जिससे अशोक के अभिलेखों और मौर्य इतिहास का पुनर्निर्माण जो है संभव हो पाया। ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप आप देखेंगे प्रिंसेप ने क्या किया, 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ के एक भारत का जो मौर्य इतिहास था उसको पुनर्निर्मित किया। फिर आप देखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना होती है 1861 में। तो ये जो हुई थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के प्रथम महानिदेशक बने 1861 से 65, पुनः 1871 से 85। उन्होंने भारत में आप देखेंगे व्यापक उत्खनन और सर्वेक्षण किया तथा बौद्ध स्थल सांची, सारनाथ, बौद्ध स्तूप के संरक्षण की नींव रखी। ठीक है। तो भारत में आप देखेंगे जो पुरानी सभ्यताएं थी या पुरानी जो भी चीजें थी, ठीक है, जैसे बौद्ध स्थल हो, सांची, सरनाथ, ठीक है, और भी महत्वपूर्ण जो स्थल हो, तो वहां पे इन्होंने खुदाइयां करी और वहां पर जो भी उनका प्राचीन इतिहास था उसको समझने में जो है इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अलेक्जेंडर कैनिंघम ने। कब? जब इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है महानिदेशक बनाया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिक पुरातत्व, तो आप देखेंगे जॉन मार्शल का काल 1902 से 1928। तो एएसआई का पुनर्गठन उत्खनन कार्य में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रारंभ। तो सबसे पहले आप देखते हैं जॉन मार्शल जो हैं वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग शुरू करते हैं यहाँ पर जो भी पुराना इतिहास रहा है उसको निकालने के लिए। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज 1921-22, जिसने विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया। तो आप देखेंगे भाई एएसआई का जब पुनर्गठन होता है, जॉन मार्शल जब यहाँ पर बनाए जाते हैं यहाँ के कर्ता धर्ता, तो उस समय आप देखेंगे एक बड़ी उपलब्धि भारत में ये होती है कि यहाँ पर दो सबसे आधुनिक उस समय के सबसे आधुनिक नगरों का वो खोज निकालते हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। और ये जो सभ्यता थी कोई आम सभ्यता नहीं थी, ये विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, यानी एक बड़ी खोज थी भारत के लिए ये। तो आप देखेंगे उन्होंने संरक्षण की नीति बनाई, स्थापत्य और मूर्ति कला के अध्ययन को व्यवस्थित किया इस समय। ठीक है। तो इस समय क्या किया गया भाई, इतिहास को और ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास किया गया। प्राचीनतम जो भी चीजें मिलती थी उनको संरक्षण दिया गया। ठीक है। और जो भी नई चीजें आई, ठीक है, उनको देखा गया, समझा गया, उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा करी गई। तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड था भारत के पुरातत्व इतिहास के लिए। भारतीय विद्वानों का उदय, इसी टाइम आप देखेंगे दयाराम साहनी, ठीक है ना, माधव स्वरूप वत्स, नंदीलाल और एएन दीक्षित जैसे भारतीय पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक तरीकों से उत्खनन और विश्लेषण को आगे बढ़ाया। तो इस समय आप देखेंगे जो भारतीय विद्वान थे वो भी इस क्षेत्र में आते हैं और
जो भारत की पुरानी चीजें थी उनको निकालने में, ठीक है ना, उनको सबके सामने पेश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीजों को उत्खनन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, तो अच्छे से बताते हैं कि भाई आखिर यहाँ पर कौन सी चीजें रही थी, ठीक है, इनका इतिहास क्या है। तो जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 से 1950 के दशक का विकास, तो आप देखेंगे वामन शिवराम वाणकर और प्रागैतिहासिक अध्ययन। तो भीमबेटका की आप देखेंगे शैलाश्रय चित्रकला की पहचान, ठीक है। यद्यपि आप देखेंगे वहां पे औपचारिक उत्खनन तो बाद में हुआ, लेकिन पाषाण कालीन संस्कृति को समझने में मार्ग प्रशस्त किया। तो यहीं से आप देखेंगे जो पाषाण कालीन संस्कृति थी उसको समझने में एक रास्ता मिलता है कि भाई उस समय किस तरह की संस्कृतियां रहेंगी। तो भीमबेटका जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर आता है उस टाइम। ब्राह्मणीकरण और जनजातीय संस्कृतियों के अध्ययन, तो यहीं पे आप देखेंगे चिरान, गेंदरिया, अदिर, नलुअर आदि स्थानों पर प्रारंभिक उत्खननों ने नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लोहकालीन संस्कृतियों की भी पहचान में योगदान दिया। और यहीं पर आप देखते हैं भाई भारत में ताम्र पाषाण जो काल था, ठीक है, नवपाषाण जो काल था या लोहकालीन जो संस्कृतियां आई, उन सब के बारे में जानकारियां जो है इस टाइम पीरियड में पता लगती हैं। एच डी संकालिया और विश्वविद्यालय आधारित पुरातत्व, तो आप देखेंगे 1940-50 के दशक में दक्कन कॉलेज पुणे में वैज्ञानिक प्रशिक्षण, स्ट्रोटिग्राफी और कार्बन डेटिंग जैसी विधियों को अपनाने का मार्ग खुला। इसी टाइम आप देखेंगे और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक आई जिन्होंने और चीजों को समझने में जो है मदद की। पुरातत्व के विकास का पूर्व एवं आद्य इतिहास की समझ में योगदान, तो पाषाणकालीन संस्कृतियों की सबसे पहले पहचान हुई। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नवपाषाण काल के स्थलों पर सुहारगिरी, बेलन घाटी, भीमबेटका से मानव के प्रारंभिक जीवन, प्रवृत्ति, शिकार संग्रह, कृषि तथा संक्रमण के स्पष्ट रूपरेखा मिली। तो आप देखेंगे भारत में सबसे पहले कहा जाता है जो मानव का विकास, जो एक इतिहास है ना भाई, मानव का विकास क्रमिक विकास हुआ है। तो उस समय मानव ने शुरुआत में क्या क्या चीजें करी, इस चीज के साथ भारत में मिलने शुरू होते हैं जब अच्छे से अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह पे आप देखेंगे, सुहारगिरी, बेलन घाटी और भीमबेटका, ये ऐसे स्थल थे जहां पे आप देखेंगे मानव के प्रारंभिक जीवन की बहुत सारी चीजें जो है पता लगती हैं कि मनुष्य क्या करता था, वहां पर शिकार कैसे करता था, ठीक है ना, और किस तरह से वो जो है आप देखेंगे कि किस जो शिकार संग्रह से कृषि तक उसने संक्रमण किया। तो ये सारे आप देखेंगे वहां पर साक्ष्य जो है वहां पे मिलने शुरू होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन, तो नगरीय नियोजन, जल निकासी, व्यापार लिपि, सामाजिक आर्थिक जीवन आदि की जानकारी ने भारत के आद्य इतिहास को विश्व इतिहास में प्रतिष्ठा दी। तो जब एक सिंधु घाटी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता भारत में खोजी जाती है, तो इस समय आप देखेंगे भारत में आद्य जो इतिहास था वो उसको जो है विश्व पटल पर जो है क्या मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और भारत के इतिहास के बारे में भी लोग जो सोचने लग जाते हैं। यह सिद्ध हुआ कि भारत में 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अत्यंत उन्नत शहरी सभ्यता मौजूद थी। फिर एक बात निकल कर आती है कि भाई कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व में भारत में एक नगरीय सभ्यता, जो शहरी सभ्यता, वो रहती थी, ठीक है। तो उत्तर हड़प्पा और वैदिक काल की निरंतरता अंतर को समझना जरूरी है। तो गंगा घाटी में काले लाल मृदभांड, बीआरडब्ल्यू व पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू जैसी संस्कृतियों के अध्ययन से लोह तकनीक और प्रारंभिक राज्य निर्माण की प्रक्रिया उजागर हुई। वहीं पे आप देखेंगे फिर आगे बीआरडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू जैसी चीजें भी मिलती हैं, तो लोह इतिहास के बारे में भी काफी जो जानकारियां मिलती हैं। ताम्रपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों का विकास, तो आप देखेंगे महमूदाबाद, इनाम गांव, चिरान, ब्रह्मगिरी आदि से कृषि, पशुपालन और धातु प्रयोग के क्रमिक विकास को समझने में सहायता मिली, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि किस तरह से भाई भारत के अंदर कृषि का विस्तार हुआ, धातु प्रयोग शुरू हुआ। तो इन सबके क्रमिक विकास के बारे में भी जानकारी आप इन क्षेत्रों से देखते हैं मिलने लगी थी, ठीक है। और ये जो संस्कृतियां थी वो ताम्रपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियां थी, ठीक है। आगे आप देखेंगे अभिलेखों और पुरालेख का महत्व, तो ब्राह्मी खरोष्ठी लिपियों के पाठन से आप देखेंगे मौर्य वंश, सूंग, कुषाण, सातवाहन आदि राजवंशों के कालक्रम, प्रशासन और धर्म की जानकारी का विस्तार हुआ, ठीक है। तो इसके बाद भी आप देखेंगे कि जब दो लिपियों को पढ़ा जाता है तो और सारी जो सब और सारे जो आप देखेंगे वंश थे, ठीक है ना, उस टाइम कौन कौन सी डायनेस्टी चलती थी, कौन से राजवंश चलते थे, और उन सब के कालक्रमों का जो है क्रम शुरू होता है कि भाई भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, कैसे नगर थे, कैसे जो है शासन व्यवस्था चलती थी, ठीक है ना, उसमें आर्थिक प्रक्रियाएं क्या थी। तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे भारत में पता लगने लग जाती हैं। तो 1950 के दशक तक भारत में पुरातत्व एक संगठित वैज्ञानिक और पेशेवर अनुसरण के रूप में विकसित हो चुका था।
इस अवधि में आप देखेंगे उत्खनन विधि, अभिलेख अध्ययन, संरक्षण प्रयासों से भारतीय पूर्व एवं अति इतिहास के पुनर्निर्माण में आप देखेंगे क्रांतिकारी योगदान होता है। तो यही टाइम था जब भारतीय इतिहास को समझने की लोगों में इच्छा जगती है और बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी लाई जाती हैं, सर्वेक्षण किए जाते हैं, ठीक है ना, पढ़ा जाता है पुरानी चीजों को, और उसके आधार पर भारत के जो पुराना इतिहास है, ठीक है ना, आदि इतिहास है, ठीक है, और प्रागैतिहास है, उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उजागर होती हैं। ठीक है, तो पुरातत्व ने न केवल हमारी प्राचीन सभ्यताओं को प्रकाश में लाया, बल्कि इतिहास लेखन और ठोस भौतिक साक्ष्यों पर आधारित बनाने में निर्णायक भूमिका भी निभाई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, अब हमारे यहाँ जो है इतिहास लेखन आप देखते हैं इसी समय जो मजबूत होता है और चीजों को लिखा जाने लगता है कि प्राचीन व्यवस्था कैसी थी भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरापाषाण संस्कृति की क्षेत्रीय वितरण, उपकरण प्रौद्योगिकी और जीवन निर्वाह पद्धतियों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक है, तो पुरापाषाण संस्कृति क्या थी? तो पुरापाषाण मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है, जिसके अंतर्गत मानव का विकास, उपकरण निर्माण की शुरुआत और शिकारी संगरता जीवन शैली का विकास देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सबसे प्रारंभिक चरण था। अब आप देखेंगे मानव के विकास का, तो इस समय किस तरह से मनुष्य जो है वो उपकरण का निर्माण करता है, ठीक है, किस तरह से शिकारी संघर्ष करता होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है भाई, और चीजों को भी विकसित करना शुरू करता है। तो ये क्या था, एक टाइम पीरियड था जब मनुष्य जो अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा था। तो भारत में पुरापाषाण संस्कृति अत्यंत विस्तृत है और इसके प्रमाण आप देखेंगे प्लेस्टोसियन युग से प्राप्त होते हैं। तो भारत में आप देखेंगे जो पुरापाषाण है वो प्लेस्टोसियन युग में आता है। तो क्षेत्र वितरण की बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है ये, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पुरापाषाण स्थल लगभग संपूर्ण भौगोलिक विस्तार में मिले हैं, यानी पूरे भारत में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर आपको विस्तार देखने को मिलता है, जो दिखाता है कि प्रारंभिक मानव विभिन्न पर्यावरण स्थितियों में रह रहा था। यानी अलग अलग पर्यावरण स्थितियां ना भारत में आज भी, उस समय भी रही होंगी, तो उन सारी स्थितियों में आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर मानव जो है रहते थे। उत्तरी भारत में बात करें तो सोन घाटी, मध्य उत्तर प्रदेश और जो बिहार का क्षेत्र है, भारत का एक प्रमुख पुरापाषाण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पुरापाषाण के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर आप देखेंगे हस्तिनापुर हो गया, काठियारा हो गया, बेलन घाटी हो गया, तो ये निचले तथा मध्य पुरापाषाण का जो प्रमाण है यहाँ पर मिलता है। ठीक है, फिर पश्चिमी भारत में आप देखेंगे बंजार, पायन, चंपोनेर, काठीवाड़ा, मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में मानव की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। यानी वो क्षेत्र हैं जहाँ जो पूरी तरह से मरुस्थलीय थे या अर्ध मरुस्थलीय थे, ठीक है, जहाँ पर थोड़ी रहन सहन की दशाएं उतनी अच्छी नहीं थी, तो वहां भी आपको कई जगह पे जो है मानव की उपस्थिति देखने को मिलती है। नर्मदा घाटी, होमो इरेक्ट्स जैसे जीवाश्म, यानी नर्मदा मानव का संभावित संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे होमो इरेक्ट्स जो प्रजाति थी एक मानव विकास की, वो प्रजाति जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है नर्मदा घाटी में। दक्षिण भारत की आप बात करेंगे तो कृष्णा, गोदावरी, दोआब, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, भारत का सर्वाधिक सघन पुरापाषाण जो है वितरण क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन क्षेत्रों में जो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे आज के तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर पुरापाषाण जो है विस्तृत पुरापाषाण यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर पुरापाषाण के साक्ष्य जो है यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अत्तिरम पक्कम, तमिलनाडु, तो 1.5 से 1.7 लाख वर्ष या इससे भी प्राचीन उपकरण होमो इरेक्ट्स, प्रारंभिक होमो सेपियंस के प्रमाण भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक मानव भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मध्य भारत की बात करते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश, तो व्यापक पुरापाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण ये अनुक्रम शैल स्रों में सतत मानव निवास आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको शैल आश्रय मिलेंगे, ठीक है ना, गुफाएं मिलेंगी, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो है उस समय पुरापाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल के जो लोग थे यहाँ पर रहते थे। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे अपना जीवन यापन किया था। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र, तो सीमित स्थल, किंतु सिक्किम, अरुणाचल आदि में सतही उपकरण प्राप्त होते हैं। तो सिक्किम जो देखेंगे आप वहां पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी आपको सतही उपकरण मिलते हैं कि उस समय यहाँ पर भी जो लोग रह रहे थे। और निष्कर्ष, पुरापाषाण संस्कृति सर्वत्र फैली हुई थी, परंतु सर्वाधिक सघनता मध्य एवं दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग पूरे भारत में आप देखेंगे जो पुरापाषाण संस्कृति थी, लेकिन सबसे ज्यादा सघन जो आप देखते हैं वो मध्य एवं दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उपकरण प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करते थे। तो पुरापाषाण काल को उपकरणों के प्रकार और उनकी तकनीक से 3 भागों में, निचला, मध्य और उच्च पुरापाषाण में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप निचला पुरापाषाण देखेंगे, लोअर पैलेओलिथिक की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे मुख्य उपकरण जो थे वो हाथ कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर, पिक्स। ठीक है, तकनीक क्या होती थी भाई, कोर टूल पर आधारित होती थी, बड़ी बड़ी कंकड़ों या बोल्डरों को तराश कर बनाए जाते थे। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा ना आपका
ये आपका चॉपिंग टूल्स हो गया, ठीक है, ये आपका हैंड एक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे आप क्लेवर जो मेड होता है, बनाया जाता था, लार्ज फ्लॉक था ये, ठीक है ना, मोटा पत्थर। और उसके बाद आप देखेंगे हैंड एक्स हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद ये आपका ब्लेड हो गया, ठीक है। फिर ये आपका जो हो गया बरिन हो गया, फिर स्क्रैप्चर्स हो गए। तो ये सारे जो औजार उस टाइम में आपको देखने को मिलते हैं जिनका वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। विशेषताएं क्या थी? एसिलिनियन परंपरा प्रमुख थी उस टाइम, ठीक है ना। और क्वार्टाइज चार्ट बेसाल्ट का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इनसे जो है ये हथियार बनाए जाते थे, ये जो पत्थर थे उनसे जो है ये हथियार बनाए जाते थे। और इसको क्या कहा जाता था भाई? एसिलियन परंपरा, ठीक है। दक्षिण भारत उत्तरी मपक्कम में उत्तम गुणवत्ता वाले हाथ कुल्हाड़ी भी मिली हैं, ठीक है। तो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करने लग गए थे इस टाइम, ठीक है ना। पत्थर के ही औजार बनाते थे लेकिन अच्छी क्वालिटी के बनाते थे इस टाइम, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। मध्यपुरा पाषाण की बात करते हैं तो मुख्य उपकरण आप देखेंगे फ्लैग, टूल, स्क्रैपर, पॉइंट्स, बोरर। तकनीक क्या थी भाई? लेवलॉ, डिस्क और ब्लेड तकनीक का जो ये लोग उपयोग करते थे, ठीक है। इस प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलते हैं। विशेषताएं क्या थी? छोटे आकार के उपकरण होते थे, नई सामग्री जैसे फ्लिंट चार्ट का अधिक उपयोग किया जाता था, तो ये इस टाइप के पत्थरों से बनाए जाते थे। तो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ उपकरण रूप में बदलाव आया। तो जैसे भाई जलवायु परिवर्तित होती गई, उस समय आप देखेंगे कि जो हथियारों की बनावट थी उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। उच्च पुरा पाषाण की बात करते हैं तो मुख्य उपकरण आप देखेंगे ब्लेड उपकरण, बर्छे, सेलेनाइट ब्लेड, माइक्रो ब्लेड, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें तकनीक आप देखेंगे परिष्कृत ब्लेड उत्पादन होता था, विशेष कोर के समान आकार ब्लेड निकाले जाने लगे, ठीक है। विशेषताएं क्या थी भाई? अस्थि और सींग से बने उपकरणों के प्रारंभिक संकेत, यानी इस टाइम आप देखेंगे भाई अस्थियों से यानी हड्डियों से और सींग से जो है उपकरण बनाए जाने लगे थे। शैल आश्रयों का व्यापक उपयोग है, तो भीमबेटका वगैरह जो क्षेत्र है जहाँ पर शैल आश्रय है वहां पर आप बड़े पैमाने पर इन सब तकनीकों को देख सकते हैं, वहां पर नजर आती है, ठीक है। तो उस टाइम में ज्यादातर आप देखेंगे शिकारी और संग्रह का काम होता था, तो उसके लिए इन उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। तो अपने हिसाब से ये क्या करते थे भाई, जहां जरूरत होती थी तो उस तरफ के उन्होंने हथियार बनाने शुरू किए। और जब उनको लगा कि भाई कि उन पत्थरों से वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो और ज्यादा उन्होंने बारीकी से काम करना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने भाई जो आप देखेंगे सींग हो गया, अस्थि हो गई, उनसे भी जो है और पतले और धारदार हथियार बनाने शुरू किए। तो धीरे जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे उन्होंने अपने उपकरणों में भी परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जीवन निर्वाह पद्धतियां क्या थी उस टाइम? तो आप देखेंगे भोजन संग्रह और शिकार ज्यादा होते थे। तो मानव शिकारी संग्रह करता था, जंगली पशु, पक्षी, मछली, कंदमूल, फल एवं बीज इनके जो प्रमुख आहार थे, ठीक है। या तो क्या करते थे भाई, वो शिकार करते थे या चीजों का संग्रह करके रखते थे, ठीक है, फिर उसको खाते थे। बड़े शाकाहारी मांसाहारी जीव हाथी, घोड़ा, नीलगाय, बारहसिंगा का शिकार करते थे, ठीक है। तो ये हर एक प्रकार के जो जानवर उस समय मौजूद थे उनका शिकार किया करते थे। निचले पुरा पाषाण में अवसरवादी शिकार, मध्य व उच्च पुरा पाषाण में संगठित शिकार तकनीक थी, ठीक है। तो अगर निचले पुरा पाषाण में देखेंगे तो भाई जब उनकी जरूरत होती थी तब वो शिकार करते थे, जब जरूरत नहीं थी वो क्या करते थे भाई, कंदमूल खा के और उस पर ही जीवन व्यतीत करते थे। आवास एवं सामाजिक जीवन की बात करें तो गुफाओं एवं शैलाश्रयों में निवास भीमबेटका इसका एक प्रमाण है। तो ये लोग कहाँ रहते थे भाई? गुफाओं और शैलाश्रयों में रहते थे। चट्टाने वगैरह होती थी ना, वहां पे आश्रय बना के उसके नीचे रहा करते थे, या गुफाएं वगैरह होती थी उसके अंदर रहते थे। खुले मैदानों के अस्थायी निवास मोबाइल जीवन शैली थी, ठीक है ना। तो खुले मैदान में ये लोग रहते थे। और क्या थे भाई? खाना बदोश जिंदगी थी, कभी यहाँ कभी वहां। समग्र मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण संस्कृति भारत में अत्यंत विस्तृत, विविध और दीर्घकालीन रही, ठीक है। तो काफी बड़े पैमाने पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। एक लंबा टाइम पीरियड लगा यहाँ पर। उपकरण प्रौद्योगिकी निरंतरता उन्नति, तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो उपकरण थी उनकी जो तकनीक थी, प्रौद्योगिकी थी, वो निरंतर बढ़ती रही, ठीक है। इन्होंने सरल कोर टूल से लेकर उन्नत ब्लेड टेक्नोलॉजी तक विकसित करी। साथ ही देखेंगे मानव बुद्धि का इनके विकास हो रहा था, अनुकूलन क्षमता इनकी बढ़ रही थी, पर्यावरणीय चुनौतियों से ये जूझने लगे थे, ठीक है। और जीवन निर्वाह पद्धतियों में आप देखेंगे ये शिकार संग्रह से अब एक प्रबंधित जीवन शैली, ठीक है, यानी शिकार से अब क्या कर रहे हैं भाई, ये स्थायी जीवन की ओर जो है बढ़ने लगे थे। साथ ही आप देखेंगे मानव संस्कृति की भी आधारशिला इसी टाइम पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मध्य पाषाण मैसोलिथिक संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल देखेंगे किस तरह से यहाँ पे सांस्कृतिक विकास हो रहा था। तो भारत में मध्य पाषाण संस्कृति का काल सामान्यतः 9000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह काल पुरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल था, ठीक है। तो परिवर्तित हो रहे थे उस टाइम, पुरा पाषाण से नव पाषाण की तरफ जा रहे थे, तो उसके बीच में आप देखते हैं जो संक्रमण काल आता है वो मध्य पाषाण काल का आता है, जब मानव जीवन में शिकार संग्रह के साथ साथ नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार कई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन
देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे भाई पर्यावरणीय चेंजेस आएंगे और साथ ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी इन लोगों में आते हैं। मेसोलिथिक संस्कृतियां भारत के अनेक क्षेत्रों में आप देखेंगे, खासकर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या दक्षिण भारत हो गए, या पूर्व भारत हो गया, में व्यापक रूप से पाई जाती है। यानी बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे भारत में मध्य पाषाण संस्कृतियां मिली हैं। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, तो इस टाइम आप देखेंगे भाई सूक्ष्म जो पाषाण उपकरण थे, छोटे पत्थर के उपकरण बनने शुरू हो गए थे। तो मध्य पाषाण संस्कृति की सर्वाधिक विशिष्ट पहचान सूक्ष्म पाषाण, ठीक है ना, की थी। यानी छोटे आप देखेंगे छोटे पत्थर बनाए जाने लगे थे, पत्थर के हथियार बनाए जाने लगे थे, औजार बनाए जाने लगे थे, जिनकी लंबाई आप देखेंगे 1 से 4 सेंटीमीटर के बीच होती थी। सामग्री किस चीज से बनाते थे? ये चार्ट हो गया, क्वार्टेज हो गया, आगे तो इन पत्थरों से ये लोग बनाते थे। प्रमुख प्रकार क्या था भाई? ये ब्लेड लेट हो गया, बैक ब्लेड हो गया, त्रिकोण हो गया, ट्रेपेज हो गया, बुरिन हो गया, स्क्रैपर, ठीक है। इस प्रकार के जो है ये औजारों का इस टाइम निर्माण कर रहे थे, ठीक है। और खास बात ये थी कि भाई ये उपकरण लकड़ी या हड्डी के डंडों में जड़कर भाला, तीर आदि में उपयोग किए जाते थे, जिससे शिकार की क्षमता जो है बढ़ गई। यानी ये लोग क्या करते थे भाई, लकड़ी हो गई या हड्डी हो गई, उसमें इन हथियारों को क्या करते थे भाई, बांध देते थे, और बांधने के बाद उससे उपयोग करते थे, जिससे इनकी शिकार क्षमता जो थी और ज्यादा बढ़ने लग गई। जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन, तो इस समय आप देखेंगे बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन भी हो रहा था। तो पूरा पाषाण युग के अंत में हिम युग समाप्त हो जाता है। यानी इस समय आप देखेंगे जो एक हिम युग चल रहा था वो खत्म होता है। तो आप देखेंगे जलवायु जो होती है थोड़ी उष्ण और आर्द्र हो जाती है, ठीक है ना, थोड़ी गर्मी आती है। और जंगलों का इस टाइम आप देखेंगे विस्तार शुरू होता है। फलस्वरूप नए प्रकार के आप देखेंगे वनस्पति और पशु संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे लोगों के लिए जो है और ज्यादा फायदे का सौदा होते हैं। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों ने मानवीय अनुकूलन की नई चुनौतियां और अवसर पैदा किए, ठीक है। तो इससे यहाँ पर रहने के लिए इनको और ज्यादा क्या हुआ भाई, अनुकूलन करने के लिए और ज्यादा चुनौतियां आई, और रहने के लिए और ज्यादा चीजें मिलने लग गई, और ज्यादा प्रोत्साहन मिला, जिन्होंने मेसोलिथिक जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया। तो इसी टाइम आप देखेंगे जो परिवर्तन आते हैं जलवायु में, तो ये लोग जहाँ रहते हैं वहां पर इनकी जीवन शैली में भी आपको परिवर्तन होता दिखाई देता है। आजीविका का स्वरूप बदलता है इनका धीरे धीरे। तो शिकार संग्रहण तो भाई नॉर्मल उस टाइम था ही, ये तो चलता ही रहा। शिकार संग्रहण अभी भी मुख्य आजीविका थी। तीर कमान का व्यापक उपयोग हो गया, ठीक है। तो छोटे प्रकार के इन्होंने अच्छे प्रकार के औजार बना लिए, तो उससे शिकार करना इनके लिए आसान हो गया, ठीक है। मछली पकड़ने और जल संसाधनों पर निर्भरता बढ़ गई। तो अब देखेंगे लोग मछली भी पकड़ने लग गए थे और जल संसाधनों का ज्यादा यूज कर रहे थे। छोटे जानवरों का शिकार अधिक प्रचलित हुआ। तो छोटे जानवर से उनका शिकार करना आसान था, तो ये लोग छोटे जानवरों का शिकार ज्यादा करने लगे। प्रारंभिक पशुपालन और कृषि के संकेत इसी टाइम आपको देखने को मिलते हैं। कई स्थलों जैसे बागोर में आप देखेंगे से बकरी, भेड़, कुत्ते आदि घरेलू रूपों में प्रमाण मिले हैं। तो आप देखेंगे भाई जो बागोर क्षेत्र वहां पर आप देखेंगे कि घरेलू स्तर पर देखने को मिलता है, बकरी, भेड़ और कुत्तों को जो है पाला जाने लगा था इस समय। कुछ स्थलों पर अनाज के अवशेष संकेत देते हैं कि आदिम कृषि प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, और कई जगह आप देखेंगे भाई अनाज के भी अवशेष हैं। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर आदिम कृषि यानी शुरुआत, कृषि की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। स्थायी और अर्धस्थायी निवास था। तो इस युग में जानबूझकर आप देखेंगे जो लोग थे वो जन समूहों में ही रहते थे, लेकिन छोटे छोटे समूहों में रहते थे। तो यहाँ पर भी इस युग में जन समूह तो था ही भाई, लोग इकट्ठा रहते थे और छोटे छोटे समूहों में रहते थे। आश्रय स्थान आप देखेंगे नदी घाटियां, झीलों, पहाड़ी प्रदेशों के आसपास रहते थे। ज्यादातर आप देखेंगे ये पानी से जो स्रोत होते थे उनके आसपास ज्यादा ये लोग रहते थे। कई स्थलों पर आप देखेंगे मिट्टी के फर्श मिले हैं, अग्नि कुंड मिले हैं, झोपड़ी नुमा संरचनाएं मिली हैं, ठीक है। यानी ये प्रमाण देते हैं भाई ये लोग स्थायी रूप से अब निवास करना शुरू कर रहे थे। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण घुमंतु से हटकर अब ये अर्ध स्थायी निवास की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, ठीक है। यानी ये पूरी तरह से अब घुमंतु नहीं थे, अब कहीं कहीं पे ये कुछ दिनों के लिए ठहरने लगे थे। यानी पूरी तरह से तो एक जगह स्थायी नहीं बनी थी, लेकिन ये अर्ध स्थायी कहीं ना कहीं निवास करने लग गए थे लोग, जहां पर इनको संसाधन मिलने लगे थे। भोजन संसाधन में विविधता आपको देखने को मिलती है इस टाइम। तो मध्य पाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के भोजन संसाधनों का उपयोग करते थे। इस समय आप देखेंगे जंगली अनाज, फल, कंदमूल, ठीक है, इनका तो इस्तेमाल करते थे। साथ ही मछली हो गई, कछुआ हो गए, छोटे पशु, इनका भी शिकार करते थे। शहद संग्रह के भी पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। तो इन सब चीजों के भी साक्ष्य कई क्षेत्रों में मिले हैं। तो यह संसाधन विविधता उन्हें परिवर्तित पर्यावरण में टिकाऊ जीवन का आधार देती है, ठीक है। तो भाई इन्होंने अपनी क्रियाकलाप में विविधताओं को सीख लिया था। तो इसलिए भाई जब अगर कहीं पर जलवायु परिवर्तन होता था उसके बाद भी ये कई क्षेत्रों में आसानी से टिक जाते थे, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है भाई, अब ये टिकाऊ विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे।
कला एवं सांस्कृतिक जीवन, तो शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं उस टाइम के। भीमबेटका जैसे अनेक चट्टानी स्थलों पर मध्य पाषाण काल की चित्रकला आपको देखने को मिलती है। इनमें आप देखेंगे शिकार हो गया, नृत्य हो गया, समूह क्रियाएं, पशु चित्र, चित्रांकन आदि प्रमुख है। यानी उस समय जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते थे उनको वो क्या करते थे भाई, शैल यानी चट्टानों पर चित्र के रूप में बनाते थे। तो चित्र अधिक रैखिक थे, यानी रेखा के आधार पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चित्र ये लोग बनाते थे। गतिशील और सरल रूपकार होते थे, यानी गतिशील होते थे, यानी जो चित्र होते थे वो ऐसा लगता था भाई वो ऐसे बनाए गए हैं जो क्या हो, काम कर रहे हो, गति में हो, ठीक है ना, गतिशीलता दिखाई देती है उनके चित्रों में। सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक संकेत भी देखने को मिलता है भाई, कि ये लोग सौंदर्य बोध था इन लोगों को उस टाइम, आसपास की जो प्रकृति होती थी उन सब चीजों से भी ये काफी ज्यादा प्रभावित होते थे, तो सौंदर्य बोध था इनके अंदर। सामाजिक गतिविधियां ये लोग करते थे, संभवतः धार्मिक मौलिक विश्वासों के भी प्रतीक थे। हो सकता है भाई इनके अंदर जो है धार्मिक और मौलिक विश्वास भी मौजूद रहे हों। दफन प्रथाएं देखें तो कुछ स्थानों पर मानव कंकालों के साथ ओखर, लाल गेरू और उपकरण मिले हैं, जो दफन प्रथा किसी प्रकार की परलोक धारणा का संकेत देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों को जो है दफनाते थे साथ में, जो लोग मर जाते थे तो हो सकता है भाई इनको लगता था कि ये सारा सामान जो है वो लोग परलोक लेके जाएंगे, तो ऐसी उनकी मान्यता हो सकता है रही हो। बागौर, मोहनपुरा, लंगनज आदि स्थलों पर यह स्पष्ट है कि मृत्यु के प्रति उनके दृष्टिकोण में सांस्कृतिक संगठनता थी। तो भाई कुछ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जो दफन की हुई चीजें मिली हैं उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जरूर भाई कुछ ना कुछ सांस्कृतिक संगठन तो इनका रहा होगा, जिसके आधार पर ये लोग ये क्रियाकलाप किया करते थे। सामाजिक संगठन, तो समाज आप देखेंगे छोटे शिकार संग्रह समूहों का था। इसमें श्रम विभाजन की प्रारंभिक झलक दिखाई देती है, तो भाई क्योंकि बड़े पैमाने पर शिकार होता था तो श्रम विभाजन भी होता होगा भाई, कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये करना है, ठीक है। संसाधनों के सामूहिक उपयोग और पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्ति तो थी भाई, क्योंकि सब लोग मिलकर शिकार करते थे, संसाधनों को इकट्ठा करते थे, तो सामूहिक जीवन जीते थे, तो पारस्परिक सहयोग तो था ही उस समय इन लोगों के बीच में। प्रमुख स्थल आप देखेंगे तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आप शैलचित्र एवं आवासीय प्रमाण देख सकते हैं। बागौर राजस्थान में आपको पशुपालन के प्रामाणिक प्रारंभिक जो प्रमाण आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। लगंज में आप देखेंगे गुजरात में मानव अवशेष के सूक्ष्म उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। और सराई नहार राय और महादेव खेड़ा में आप देखेंगे शिकार संग्रह और सामाजिक जीवन के बहुत सारे प्रमाण आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी स्थल इस संस्कृति की भौगोलिक व्यापकता, यानी किस तरह से भौगोलिक तौर पर लोग जो थे यहाँ पर रह रहे थे और इनकी जो सांस्कृतिक विविधता थी वो भी देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की मध्य पाषाण संस्कृति एक संक्रमणशील लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है। इस युग में मानव ने बदलती जलवायु और अनुरूप नई तकनीक, जीवन निर्वाह के नए साधन तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित किया, ठीक है। जैसे समय परिवर्तित होगा या जलवायु परिवर्तित होने लग गई, ठीक है, तो उस समय उस क्षेत्र में किस तरह से जीवन बिताना है, तो उन्होंने अपने जो दैनिक क्रियाकलाप थे उसमें परिवर्तन करके ये चीज सीखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इसी काल में आप देखेंगे नवपाषाण युग की स्थायी कृषि आधारित संस्कृति के लिए आधारशिला भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहीं से आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ये लोग कृषि की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नवपाषाण संस्कृति की क्षेत्रीय वितरण, जीवन निर्वाह प्रथाओं और बसावट के रूप पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसमें नवपाषाण संस्कृति के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो नवपाषाण काल मानव इतिहास का यह निर्णायक चरण था जिसमें शिकार संग्रह आधारित जीवन, कृषि, पशुपालन एवं स्थायी ग्रामीण जीवन की ओर संक्रमण हुआ, ठीक है। तो यही जो टाइम था जब आप देखेंगे जब मनुष्य जो था वो शिकार संग्रह से आगे बढ़कर कृषि, पशुपालन और स्थायी ग्रामीण संरचना में जो है रहने लग जाता है। भारत में नवपाषाण की प्रक्रिया एक रैखिक ना होकर क्षेत्र, पर्यावरण और संसाधनों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हुई। तो ऐसा नहीं कि भाई एक जगह पर ही ये चीज हुई हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से जो आप नवपाषाण संस्कृति देखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नवपाषाण संस्कृतियां समूह उभरे, जिनकी भौतिक संस्कृति, जीवन निर्वाह और बसावट के स्वरूप विविधता दिखाई देते हैं। यानी भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नवपाषाण संस्कृति आपको देखने को मिलती है, वहां पर आपको सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलेगी। भारत में नवपाषाण संस्कृति का क्षेत्र वितरण आप देखेंगे तो वी डी कृष्ण स्वामी 1959 के अनुसार भारतीय नवपाषाण स्थलों को 4 प्रमुख क्षेत्रीय समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो वी डी श्री कृष्ण स्वामी जो है तो 1959 में वो कहते हैं कि जो भारत में नवपाषाण संस्कृतियां थी उनको 4 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैप है, ठीक है। तो ये सारी आप देख रहे हैं।
उत्तरी समूह कश्मीर नवपाषाण सबसे पहले हम देखेंगे, कश्मीर वाला इलाका। तो कश्मीर घाटी में नवपाषाण संस्कृति मुख्यतः बुर्ज होम, गुफराल, गुफकराल और कनिष्कपुरा जैसे स्थलों से ज्ञात होती है। ये स्थल प्राचीन पेलेस्टोसियन झील के तल कैरवास पर स्थित हैं, जहाँ की सांस्कृतिक विशिष्टता, ठीक है ना, गड्ढा निवास, पिट डिवलिंग, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, हड्डी सींग के उपकरण और मिश्रित किसी पशुपालन अर्थव्यवस्था दिखाई जाती है। यानी आप देखेंगे सबसे पहले कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति आपको दिखाई देने लगती है, जहां पर ये लोग स्थायी रूप से रहने लग गए थे, ठीक है ना, और कृषि वगैरह भी करने लग गए थे, और मिश्रित कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, और इनका जीवन जो था इन दोनों पर जो था आधारित था। मध्य भारत समूह विंध्यन एवं गंगा घाटी क्षेत्र में आप देखेंगे तो महागरा हो गया, कोल्डियावा हो गया, पचो हो गया, इंद्री, टोकावा आदि ये स्थल थे जहां पर आप देखेंगे नवपाषाण संस्कृति उभर कर आती है। वहीं गंगा घाटी क्षेत्र में आप देखेंगे लहुरदा देव हो गया, चिरांद हो गया, झूसी हो गया, इमलीडी खुर्द हो गया, भूनाडी हो गया। तो ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर आपको नवपाषाण संस्कृति उभरती हुई दिखाई देती है। तो यह क्षेत्र नवपाषाण संस्कृति की दीर्घकालीन निरंतरता को दर्शाते हैं। यहाँ हस्त निर्मित मिट्टी के पात्र आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर के सेल्ट, रिंग स्टोन, कारकर्न, प्रारंभिक चावल कृषि के प्रमाण जो है यहाँ से आपको मिलते हैं। यानी यहाँ पर मनुष्य आप देखेंगे स्थायी रूप से रहने लग गए थे, ठीक है ना, कृषि भी करने लग गए थे, ठीक है ना, स्थायी जीवन भी जीने लग गए थे। फिर आप देखेंगे पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी समूह, इसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के स्थान शामिल है, जिसमें आप देखेंगे कुचाई हो गया, गोलबाई हो गया, ठीक है ना, शासन हो गया, रानीगंज हो गया, दाऊजाली हेडिंग हो गया, सरुतारू आदि। तो ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर भी आपको उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी देखने को मिलता है नवपाषाण संस्कृति। यहाँ की संस्कृति में मछली पकड़ना, चावल की खेती, माइक्रोलिथिक और टोकरी रीढ़ छाप वाले मिट्टी के पात्र प्रमुख हो गए, ठीक है। तो ये लोग स्थायी रूप से रहने लग गए थे, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए थे। और आप देखेंगे कृषि और पशुपालन भी था, मछली वगैरह भी पकड़ते थे, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। फिर देखते हैं दक्षिण समूह, जो दक्षिण भारतीय नवपाषाण है। तो यह समूह सबसे अधिक अध्ययनित है। प्रमुख स्थल में आप देखेंगे संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिक, लिहल, हल्लूर, नागार्जुन कोंडा, पय्यामापल्ली आदि। इस क्षेत्र की पहचान राख टीले, ठीक है, पशुपालन, प्रधान अर्थव्यवस्था और अर्धशुष्क पर्यावरण से होती है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे प्रधान चीज अर्थव्यवस्था थी वो पशुपालन थी यहाँ पर, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पशुपालन शुरू हो गया था। तो और अर्धशुष्क आप देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण था, जो यहाँ पे इन गतिविधियों के लिए अनुकूल भी था। जीवन निर्वाह की बात करते हैं तो कौन कौन सी जीवन निर्वाह प्रथाएं आप देखेंगे नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। तो भारत में नवपाषाण जीवन निर्वाह पूर्णतः कृषि आधारित ना होकर कृषि, पशुपालन, शिकार, संग्रह का मिश्रण था, जो क्षेत्र के अनुसार भिन्न था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पूरी तरह से स्थायी कृषि शुरू हो गई थी, तीनों चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। लोग शिकार भी करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, ठीक है। कृषि की बात करें तो उत्तर एवं गंगा घाटी गेहूं, जौ, दालें, मटर, विश्व में चावल की सबसे प्रारंभिक खेती, ठीक है ना, जो लहुरा देव है वहां पे आपको देखने को मिलती है। पूर्वी भारत में आप देखेंगे चावल, कुल्थी, अरहर, मूंग, उड़द। वहीं आप दक्षिण भारत में आप देखेंगे बाजरा, दालें, फलियां। सीमित क्षेत्रों में आप देखेंगे जौ और चावल। यानी इन सब चीजों की जो है कृषि शुरू हुई थी। पशुपालन की बात करें तो लगभग सभी क्षेत्रों में मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस पाली जाती थी। कश्मीर में पशुपालन के साथ शिकार भी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दक्षिण भारत में आप देखेंगे मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रमाण राख के टीले पशुपालन के केंद्रीय महत्व को दर्शाते हैं। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे ज्यादातर जो था वो पशुपालन था, और राख के टीले में आपको महत्वपूर्ण रूप से पशुपालन होता दिखाई देता है। शिकार और जलीय संसाधन, हिरण हो गया, बारहसिंगा, भालू, सुअर जैसे जंगली जानवरों का शिकार करते थे ये लोग। गंगा घाटी और पूर्वी भारत में मछली, कछुआ, घोंगा आदि जलीय संसाधनों का व्यापक उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो जलीय संसाधनों को भी आहार के रूप में यूज करते थे। बसावट के स्वरूप की बात करें तो आवासीय संरचनाएं आपको कश्मीर में गड्ढा निवास, छप्परदार छतें, चूने से लेपित फर्श, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जगहों पर ये लोग रहते थे। विंध्य एवं गंगा घाटी में आप देखेंगे गोलकार, अंडाकार झोपड़ियां होती थी, लकड़ी के खंभे होते थे, मिट्टी से जो है वो प्लस्तर करते थे, साफ सुथरा करके एक जगह पे रहा करते थे। दक्षिण भारत में आप देखेंगे पत्थर के फर्श वाले गोल या आयताकार वेंटल हेड डोब घर मिलते हैं, ठीक है। तो पत्थरों से भी इन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था। स्थल चयन की बात करें तो नवपाषाण बस्तियां प्राय नदी, नालों, झीलों और उपजाऊ भूमि के समीप ही स्थित थी, ठीक है। तो जहां पर भाई नदी होते थे, नाले होते थे, झरने होते थे, ठीक है ना, और जहां पर इनको ज्यादा
उपजाऊ भूमि मिलती थी, तो वहां पर ये लोग रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो विंध्य क्षेत्र में पठारी स्थल जो आप देखेंगे यहाँ पर लोग बसे थे। गंगा घाटी में समतल जलोढ़ मैदान में, दक्षिण में ग्रेनाइट पहाड़ियों के आसपास की जो घाटियां थी, ये प्रमुख स्थल थे जहां पर ये लोग बसे हैं, और आज भी इनके प्रमाण जो वहां पर मिल जाते हैं। दफन प्रथाओं की बात करें तो कश्मीर में प्राथमिक एवं द्वितीयक सावधान कभी कभी कुत्तों के साथ दफन किया जाता था, और वहीं दक्षिण भारत में देखेंगे तो घर के फर्श के नीचे मिट्टी के कलशों में जो है इनको दफन किया जाता था। तो दफन यानी सांस्कृतिक विविधता आपको देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं भाई, भारत में नवपाषाण संस्कृति कोई एक रूप या समकालीन घटना नहीं थी, बल्कि यह पर्यावरण, स्थलाकृति और संसाधनों के अनुरूप विकसित हुई एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। कश्मीर, विंध्या, गंगा घाटी, पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत सभी क्षेत्रों में आपको नवपाषाण जो समुदाय हैं, कृषि, पशुपालन और शिकार संग्रह देखने को मिल जाएगा भाई। संतुलित रूप में तीनों चीज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। स्थायी और अस्थायी बसावटों की स्थापना इस टाइम आपको देखने को मिलती है। इन विविध क्षेत्रीय परंपराओं ने आगे चलकर भारत में ताम्रपाषाण और ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो थी संस्कृतियां थी उनकी नींव रखी, ठीक है। तो इसके आगे आप देखेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति शुरू होती है, और जो भी नई ऐतिहासिक संस्कृतियां आती हैं इसके बाद ही उभर कर आती हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा चरण की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें, ठीक है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको ये जो है प्रारंभिक हड़प्पा साइट्स दिखने को मिल रही होंगी। तो ये प्रारंभिक हड़प्पा का चरण था। सेकंड आप देखेंगे, ये जो देखेंगे ये जो था परिपक्व, ठीक है ना, विकसित हड़प्पा का जो ये देखेंगे चरण था, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं को समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। इसका विकास क्रम 3 प्रमुख चरणों में देखा जा सकता है। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप की आप कह सकते हैं पहली नगरीय सभ्यता थी जो खोजी गई। इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में आप देखेंगे प्रारंभिक हड़प्पा चरण आपको देखने को मिलता है, जो लगभग 3200 से 2600 ईसा पूर्व है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे परिपक्व हड़प्पा चरण देखने को मिलता है, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो ये विकसित हड़प्पा का चरण था। उसके बाद आप देखते हैं उत्तर हड़प्पा चरण, जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व था, ठीक है। तो प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा चरणों की तुलना से सभ्यता के क्रमिक विकास को समझा जा सकता है। यानी इन दोनों चरणों को अगर हम देखेंगे तो हम समझेंगे कि किस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विकास हुआ। तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण की मुख्य विशेषताएं समझते हैं। लगभग 3200 से 2600 ईसा पूर्व। तो काल और विस्तार, प्रारंभिक हड़प्पा चरण सिंधु सभ्यता का विकासशील चरण था। इस काल में सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। तो इस टाइम आप देखेंगे प्रारंभिक टाइम था, इस टाइम में जो थी हड़प्पा उतनी विकसित नहीं थी, यहाँ से इसने विकास की शुरुआत करी थी। प्रमुख स्थल आप देखेंगे तो कोटदीजी हो गया, अमरी हो गया, कालीबंगा हो गया और बनावली, ये जो क्षेत्र मुख्य तौर से उस टाइम आप देखेंगे शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता के देखने को मिलते हैं। इसका विस्तार सीमित क्षेत्रों तक ही था, यानी क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, बहुत सीमित क्षेत्र थे उस टाइम। बड़े नगरों और सुव्यवस्थित नगरीकरण का अभाव था। तो इस समय आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर भाई कोई बड़े नगर होते थे या यहाँ पर कोई नगरीकरण व्यवस्था थी, ठीक है। तो शुरुआती समय था ये। बस्ती की व्यवस्था देखें तो इस चरण की बस्तियां अपेक्षाकृत आपको छोटी दिखाई देती हैं। घर कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। नगर नियोजन बहुत साधारण था, लगभग नहीं के बराबर, ठीक है। तो नगर नियोजन नहीं किया गया था, नगरों को बसाने की कोई योजना नहीं थी, बस ऐसे ही जहां पर लोग रह रहे थे। सड़कें, नालियां आदि विकसित अवस्था में नहीं थे, ठीक है। तो सड़कें और नालियां उस तरह से नहीं बनाई गई थी इस टाइम पीरियड में। आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो आप आर्थिक जीवन का आधार कृषि था, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि होती थी। गेहूं और जो प्रमुख फसलें थी। पशुपालन किया जाता था, विशेषकर आप देखेंगे गाय, भेड़, बकरी, इनको पालते थे ये लोग। उत्पादन मुख्यतः स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था। तो जो भी उत्पादन उत्पादन होता था तो स्थानीय क्षेत्र को क्या चाहिए उनके जीवन निर्वाह के लिए, उसके आधार पर ये लोग जो है कृषि वगैरह किया करते थे। शिल्प एवं तकनीक की बात करें तो तकनीक अभी प्रारंभिक अवस्था में थी, यानी उतना ज्यादा तकनीक में विस्तार नहीं हुआ था। तांबे के औजार का प्रयोग होता था। मृद भांड यानी बर्तन अधिकतर हाथ से ही बनाए जाते थे। शिल्पकारों की संख्या कम थी और विशेषज्ञता सीमित थी, यानी उतने अच्छे प्रकार के जो है ये जो शिल्पकार नहीं थे, बस शुरुआती दौर था, ये बना लेते थे बर्तन लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बना पाते थे। व्यापार की बात करें तो व्यापार मुख्यतः स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर तक सीमित था, यानी आपस में ये लोग व्यापार करते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, ठीक है ना। ज्यादा दूर तक कोई व्यापार नहीं था, बाहर व्यापार नहीं होता था। मापतोल की कोई मानकृत प्रणाली विकसित नहीं हुई थी, तो मापतोल की कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं थी, ठीक है। दूरस्थ व्यापार से स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि भाई दूर जगह तक भी ये व्यापार करते थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो समाज में स्पष्ट वर्ग विभाजन नहीं था, ठीक है ना, कोई वर्ग विभाजन देखने को नहीं मिलता, समूह में लोग रहते थे। धार्मिक विश्वासों के प्रमाण बहुत सीमित मिलते हैं कि किस धर्म को मानते थे लोग।
किसी संगठित धार्मिक प्रणाली के संकेत भी नहीं मिलते कि भाई ये लोग इकट्ठा होकर कोई धार्मिक प्रणाली किया करते थे, तो इसके भी कोई ज्यादा संकेत हमें देखने को नहीं मिलते। परिपक्व हड़प्पा चरण की मुख्य विशेषताएं अब देखते हैं। 2600 से 1900 ईसा पूर्व में जो परिपक्व हड़प्पा चरण आया, विकसित चरण आया, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये काल का विस्तार था, यह सिंधु सभ्यता का स्वर्ण युग था, यानी इसी टाइम आप देखेंगे जो सिंधु सभ्यता थी वो अपने स्वर्ण युग में थी। प्रमुख नगर आप इसमें देखेंगे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा। सभ्यता का विस्तार पंजाब से आप देखेंगे गुजरात और बलूचिस्तान से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। पूर्ण नागरिकरण स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, तो इस समय आप देखेंगे पूर्ण रूप से ये जो क्षेत्र था वो नगरीकृत था। उन्नत नगर नियोजन था, तो नगर नियोजन अत्यंत विकसित था। नगर जो थे आप देखेंगे ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे, दो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, ठीक है। पक्की ईंटों को मानकीकृत प्रयोग होता था, यानी पक्की ईंटों का ये लोग घर बनाने में प्रयोग किया करते थे। नगर दो भागों में विभाजित थे, एक होता था दुर्ग और दूसरा होता था निचला शहर, ठीक है। तो दो पार्ट में इन्होंने नगरों को भी डिवाइड कर रखा था। जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। ढके हुए आपको पक्के नाले मिलेंगे, प्रत्येक घर में स्नानागार थे। गंदे पानी की जो थी उचित निकासी थी, ठीक है, यानी जो गंदा पानी होता था उसके लिए अलग से क्षेत्र बनाया गया था भाई, अलग से जो है व्यवस्था की जाती थी। ऐसे नालियां बनाई जाती थी कि भाई जैसे ही घर का पानी निकले उस नाले से होता हुआ मेन नाले और उसके बाद बाहर उसको निकाल दिया जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी जल निकासी प्रणाली इन्होंने बनाई हुई थी। इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन जल निकासी व्यवस्था माना जाता है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन जो है जल निकासी व्यवस्था थी। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो उन्नत कृषि के प्रमाण मिलते हैं, कुछ स्थानों पर सिंचाई के संकेत भी हैं। अधिशेष उत्पादन होता था, तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे बड़े पैमाने पर कृषि होती थी, ठीक है ना। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और जो भी अधिशेष होता था, बचता था, उसे बेचा जाता था। व्यापार और शिल्प ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया, तो ये लोग क्या करते थे भाई, व्यापार करते थे, ठीक है ना। किन किन चीजों का करते थे भाई, ये लोग करते थे भाई फसलों का भी व्यापार करते थे, ठीक है ना। शिल्प संबंधित जो वस्तुएं बनती थी उनका भी जो लोग व्यापार किया करते थे। शिल्प एवं उद्योग इनका देखें तो कांस्य तकनीक काफी अच्छी थी, ठीक है ना। ये लोग कॉपर प्लस टीन से तांबा बनाया, कांसा बनाया करते थे। मनकों का निर्माण करते थे, ठीक है ना। मनके बनाए जाते थे, अलौकिक, लैप्सिस, लाजुली, ऐसे प्रकार के इनके जो थे वो मनके थे। मुहरे, धातु शिल्प, मृदभांड निर्माण, तो ये सारी कलाएं जो इनको आती थी। शिल्पकारों की स्पष्ट विशेषज्ञता दिखाई देती है, तो शिल्पकार जो थे वो इनकी जो विशेषज्ञता थी, ठीक है, हर रूप रंग आकार के बनाया करते थे, कलाकारी करते थे, ठीक है ना। ढोलाकार हो गया आपका, त्रिभुजाकार हो गया, ठीक है ना। तो हर एक आकार का आप देखेंगे ये लोग शिल्प कार्य किया करते थे, और जो भी चीजें बनाते थे उस पर नक्काशी बेहतरीन करते थे, कलर पेंटिंग भी किया करते थे। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो आंतरिक देशी और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार था, यानी देश के अंदर भी व्यापार करते थे क्षेत्रों में, और विदेशों तक इनका व्यापार था। मेसोपोटामिया से लोग व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, करते थे, ठीक है ना। मेसोपोटामिया तक इनका व्यापार था। मानवकृत माप तोल प्रणाली थी, ठीक है ना। घनाकार बाट का प्रयोग करते थे, अच्छी बाट प्रणाली बनाई हुई थी, माप तोल के लिए अच्छे इन्होंने एक प्रणाली विकसित करी थी। लोथल जैसे बंदरगाह नगर समुद्री व्यापार के केंद्र थे, तो लोथल से आप देखेंगे समुद्री व्यापार चलता था, दूर दराज इलाकों तक ये लोग व्यापार किया करते थे। प्रशासन और सामाजिक संगठन की बात करें तो किसी भी केंद्रीकृत प्रशासन के संकेत तो नहीं मिलते कि भाई कोई केंद्र ऐसी सत्ता थी जो पूरे प्रशासन को चलाती थी। भव्य महल या राजाओं की कब्रों का अभाव है, तो सामाजिक असमानता के संकेत कुछ जगह मिलते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई कि वहां पर स्पेशल जो है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ किया गया हो। जीवन अपेक्षाकृत अडंबरहीन था, तो वहां पर आप देखेंगे जीवन में कोई ऐसा अडंबर नहीं दिखाई देता, कोई धार्मिक क्रियाकलाप ऐसे दिखाई नहीं देते, या कोई बड़ी पोस्ट आपको नहीं दिखाई देती, या कोई राजा का रुतबा दिखाई नहीं देता यहाँ पे। धार्मिक जीवन की बात करें तो मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पशुपति मुद्रा में आप देखेंगे शिव के प्रारंभिक रूप में व्याख्यित एक मूर्ति मिली है। अग्निकुंड आपको कालीबंगान में देखने को मिलते हैं। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। तो धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठानों से जुड़ा माना जाता है, तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकलाप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से धार्मिक थे, इसके प्रमाण जो है हर जगह नहीं मिलते। कुछ प्रमाण मिले हैं, लेकिन पूरी तरह से वो धर्म के आधार पर ही थे, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण एक विकासशील अवस्था था, जबकि आप देखेंगे परिपक्व हड़प्पा चरण का पूर्ण विकसित नगरीय और संगठित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो दोनों ही फेज जो हैं आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के चरण थे प्रारंभिक, जहां, और दूसरा जब देखते हैं वो स्वर्ण युग बनता है, यानी बहुत अच्छी एक नगरीय सभ्यता विकसित होती है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। परिपक्व हड़प्पा काल के बसावट के स्वरूप पर एक विस्तृत निबंध लिखिए, ठीक है। तो जो परिपक्व हड़प्पा थी यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, उसको हम विस्तार से समझेंगे।
तो परिपक्व हड़प्पा काल जो था वो लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कर्ष काल था। इस चरण में बसावट का स्वरूप अत्यंत विकसित, सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध दिखाई देता है। यानी जो भी यहाँ पर काम किए गए थे, नगरों की बसावट हो, वो बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से दिखाई देती है, योजनाबद्ध दिखाई देती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलवीरा, लोथल और कालीमंगा जैसे नगर इस उन्नत बसावट प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस काल की बस्तियां न केवल आकार में बड़ी थी, बल्कि उनके निर्माण, प्रशासन और नगरीय सुविधाएं जो थी वो भी अत्यंत उन्नत थी। यानी एक उन्नत नगरीकरण व्यवस्था थी इस टाइम, अगर आप देखेंगे सिंधु में। तो नगरीय बसावट का विकास अगर आप देखते हैं कैसे हुआ था, तो परिपक्व हड़प्पा काल में पूर्ण नगरीकरण देखने को मिलता है, जहां बस्तियां केवल गांवों तक सीमित ना होकर बड़े नगरों और कस्बों के रूप में विकसित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बस्तियां थी वो सिर्फ छोटे छोटे घरों तक स्थिर नहीं रह गई थी। यहाँ पर आप देखते हैं बड़े नगरों और शहरों तक का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े घर बनाए गए थे। नगरों का विस्तार व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैला था। तो एक बड़े पैमाने पर आप देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र में नगरों का विस्तार था, जिसमें प्रमुख रूप से आप पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान का इलाका देखते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता एक संगठित और सुदृढ़ ढांचे में जो थी विकसित हुई थी। यानी बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से इसको विकसित किया गया था। नगरों का द्विभागीय स्वरूप था, आप देखेंगे तो हड़प्पा नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता उसके द्विभागीय स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दुर्ग, सिटाडेल। यह नगर का ऊंचा और सुरक्षित भाग होता था, जहां प्रशासनिक, धार्मिक अथवा सार्वजनिक भवन स्थित होते थे, जैसे महान स्नानागार, अन्नागार। ठीक है, यानी ये सबसे ऊपर का इलाका था। ठीक है ना, ये नगर था, सुरक्षित नगर था। और जितने भी आप देखेंगे प्रशासनिक, धार्मिक व्यवस्थाएं, वो सारी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी वहाँ की विशाल चीजें मिली हैं, ठीक है ना, प्रतिष्ठित चीजें आप देखेंगे जो हड़प्पा की मिली हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, जैसे विशाल स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गए, ये सारे आपको इसी दुर्ग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा जो आता है वो निचला शहर आता है। यह सामान्यतः जनसंख्या का आवासीय क्षेत्र था। तो यहाँ पर काफी जनसंख्या रहती थी, सामान्य रूप में जो जनसंख्या थे, जो छोटे लोग थे वो रहते थे यहाँ पर, जहाँ आप देखेंगे व्यापारी, शिल्पकार और अन्य नागरिक रहते थे। ठीक है, तो यह विभाजन सामाजिक प्रशासनिक संगठन की स्पष्टता को दर्शाता है। तो इससे आपको साफ समझ आ रहा है कि जो भाई प्रशासनिक लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो दुर्गों में रहते थे, और जो गरीब लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, शिल्पकार वर्ग है, किसान वर्ग है, वो निचले शहर में रहा करता था। ठीक है, तो नगर जो था आप देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड था उस टाइम। उन्नत नगर नियोजन था। तो नगर नियोजन अत्यंत वैज्ञानिक था। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित है, जहां सड़कें एक दूसरे को आप देखेंगे समकोण पर काटती थी। यानी जो है जल निकासी प्रणाली बहुत जबरदस्त बनाई गई थी। मुख्य सड़कें चौड़ी थी और उनसे संकरी गलियां निकलती थी। पूरे नगर में नियोजन की एकरूपता दिखाई देती है, जिससे किसी केंद्रीय सत्ता या नगर नियोजन के अस्तित्व का संकेत मिलता है। यानी बहुत अच्छे से सड़कें बनाई गई थी, सड़कों के साथ नालियां बनाई गई थी। ठीक है, नालियों को ढक के रखा जाता था। ठीक है, तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। तो इसका मतलब ये लगता है कि भाई ये नगर बनाया गया था पूरा योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। पहले योजनाएं बनाई गई होंगी कि भाई कहाँ पे घर बनाए जाएंगे, कैसे सड़कें बनाई जाएंगी, कैसे जल निकासी की जाएगी, उसके बाद जो है नगरों का निर्माण किया गया था। भवन निर्माण की भी विशेषताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। परिपक्व हड़प्पा काल में भवन निर्माण के लिए मानकीकृत पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो आप देखेंगे यहाँ पर पक्की ईंटों का निर्माण होता था। ईंटों का अनुपात आप देखेंगे 1:2:4, लगभग सभी नगरों में एक समान था। यानी ईंटों को बनाने का तरीका एक जैसा था। मकान एक या दो मंजिल भी होते थे। अधिकांश घरों में आप देखेंगे आंगन, कुआं और स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था थी। इससे नगरीय जीवन के उच्च स्तर का पता चलता है। ठीक है, यानी उन्होंने सारी नगरीय फैसिलिटी जो थी वो घरों के अंदर बना रखी थी, आप देख सकते हैं। और इसी के आधार पर कहा जाता था ये जो पूरा जो सभ्यता थी वो नगरीय जीवन जीती थी। जल प्रबंधन और निकास की व्यवस्था थी। तो बसावट के रूप में जल निकास प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ढके हुए नाले बनाए गए थे। घरों से निकलने वाला गंदा पानी मुख्य नालियों में जाता था। नालियों की नियमित सफाई के लिए मेन होल की व्यवस्था थी कि भाई नालियों को साफ किया जाएगा निरंतर, ताकि उसमें कचरा ना जमे। यह प्रणाली प्राचीन विश्व में अद्वितीय मानी जाती है। यानी ऐसी प्रणाली भाई कहीं भी देखने को नहीं मिली, जैसी आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। क्षेत्र विविधता के साथ एकरूपता भी है। तो हालांकि सभ्यता का विस्तार बड़े क्षेत्र में था, फिर भी बसावट के मूल तत्व लगभग समान थे। तो भाई बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन जब आप बसावट देखेंगे तो आप कहेंगे भाई बसावट हर जगह एक जैसी ही दिखाई देती है आपको। धोलावीरा में त्रिस्तरीय नगर योजना आपको देखने को मिलती है। लोथल में आप बंदरगाह देखते हैं और गोदी देखते हैं। ठीक है, जहां पर बड़े पैमाने पर बाहर से सामान आता और जाता था।
कालीबंगा में आप अग्निकुंड देखते हैं। इससे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव के साथ साथ सांस्कृतिक एकरूपता भी स्पष्ट होती है। ठीक है, तो भाई आवश्यकता के अनुसार नगरों को बसाया गया था, ठीक है ना। और ऐसे धार्मिक स्थल भी आप देखते हैं, और जो सांस्कृतिक एकरूपता भी कई जगह आपको समान दिखाई देती है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी बसावट, तो नगरों में शिल्प क्षेत्रों और आवासीय क्षेत्रों को स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। तो भाई नगरीय क्षेत्र अलग होते थे जिसमें शिल्प वगैरह होता था, ठीक है। आवासीय क्षेत्र जो थे अलग थे जहाँ पर लोग रहते थे। मन का निर्माण, धातु शिल्प, मृदभांड उद्योग के लिए अलग क्षेत्र था, यानी जहां पर भी विनिर्माण के काम होते थे, ठीक है, औद्योगिक काम होते थे, वो क्षेत्र अलग थे। बाजारों और गोदामों की आपको उपस्थिति देखने को मिलती है। यह आर्थिक गतिविधियों के संगठित स्वरूप को दर्शाता है कि भाई संगठित तौर पर जो है आर्थिक गतिविधियां विकसित करी थी। कोई एक काम जो था, कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता भाई, कोई ना कोई प्रशासनिक इकाई रही होगी जिसने संगठित तौर पर इन सारी व्यवस्थाओं को चलाया होगा, ऐसा माना जाता है। सामाजिक जीवन और बसावट, तो बसावट से सामाजिक समानता के संकेत मिलते हैं भाई, कि सामाजिक तौर पर लोग एक रहते थे। अत्यधिक भव्य महलों या राजकीय भवनों का अभाव है, तो ज्यादा भव्य महल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मकानों के आकार में अत्यधिक असमानता नहीं है, ज्यादातर एक जैसे ही आपको जो भी मकान घर वगैरह बनाए गए थे दिखते हैं। इससे इंगित होता है कि समाज अपेक्षाकृत समता मूलक था, यानी समाज में ज्यादातर आप देखेंगे समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो कह सकते हैं आप भाई परिपक्व हड़प्पा काल की बसावट अत्यंत सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण थी। नगर नियोजन, जल निकास व्यवस्था, भवन निर्माण और सामाजिक संगठन सभी में उच्च स्तर की योजना और अनुशासन आपको दिखाई देता है। यह बसावट न केवल प्राचीन भारत की नगर सभ्यता की श्रेष्ठ उपलब्धि थी, बल्कि विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक उन्नत नगरीय व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाणिक संस्कृतियों के वितरण प्रतिरूप की चर्चा कीजिए। दक्कन पठार, पूर्वी भारत तथा पश्चिमी घाट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उनकी एकाग्रता पर विशेष प्रकाश डालिए। ठीक है, तो महापाषाणिक जो संस्कृति हैं उनके वितरण को समझेंगे, कुछ क्षेत्रों को देखेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो महापाषाणिक संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण लौह युगीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसका मुख्य स्वरूप विशाल पत्थरों से निर्मित समाधान एवं स्मारक संरचनाओं में दिखाई देता है। ठीक है, भारत में इन संस्कृतियों का काल अगर देखेंगे तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में यह परंपरा बाद तक भी जीवित रही। ठीक है, तो ये जो टोटल आप देखेंगे लोह युगीन सांस्कृतिक परंपरा थी, और इसमें आप देखते हैं भाई विशाल पत्थरों से निर्मित जो है वो समाधान और स्मारक बनाए जाते थे। तो महापाषाणिक संस्कृतियों का वितरण समान नहीं है, तो अगर आप इनका वितरण देखेंगे भारत में एक समान आपको नहीं देखने को मिलता। कहीं पर आप देखेंगे भाई भौगोलिक, पर्यावरणीय, संसाधन आधारित और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होकर। ठीक है, तो ये कुछ कारक थे जिनसे प्रभावित होकर आपको अलग अलग क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है, कहीं ज्यादा तो कहीं सघन रूप से आप देखेंगे ये विकसित हुई थी। तो दक्कन पठार में महापाषाणिक संस्कृतियों की एकाग्रता देखते हैं। सबसे पहले तो भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें दक्कन पठार में, तो भारत का सबसे प्रमुख महापाषाणिक क्षेत्र माना जाता है। इसमें आप देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, महाराष्ट्र आता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में आप देखेंगे ये जो महापाषाणिक संस्कृति पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में आप देखेंगे यहाँ पे पाए गए हैं। तो प्रमुख स्थल आप इसमें देखेंगे ब्रह्मगिरी हो गया, चंद्रावली हो गया, हल्लूर हो गया, मस्की हो गया जो कर्नाटक में है, जूनापनी हो गया, और महुरझारी हो गया, खापा हो गया, नाइनकुंड हो गया, ये विदर्भा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पयमपल्ली, येलेश्वरम, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी क्षेत्र जो हैं आप देखेंगे जो दक्कन पठार में है वहां पर जो है आपको महापाषाणिक संस्कृति देखने को मिलती है। तो प्रमुख विशेषताएं क्या रही अगर आप महापाषाण रूप में देखें, तो यहाँ पर आपको स्टोन सर्कल देखने को मिलते हैं, यानी कब्रों के चारों ओर गोलाकार खड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे केन सर्कल, पत्थरों के ढेर से बने वृत्ताकार दफन चिन्ह। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसमें डोलेनोमाइट, यानी चारों पत्थर से बनी कब्र, ऊपर बड़ा एक पत्थर लगाया जाता था। फिर आप देखेंगे मेनहिर, मृतकों की स्मृति में लगाया गया अकेला खड़ा पत्थर। ठीक है, तो अलग अलग आप देखेंगे प्रकार से जो है समाधान का जो है वो प्रयोग किया जाता था इस टाइम पीरियड में। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर लोहे के हथियारों और औजारों की प्राचुरता आपको देखने को मिलती है। ये लोग कृषि, शिकार और युद्ध में जो उन्नत थे। काले लाल पात्र आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसका व्यापक प्रयोग होता था, यानी दैनिक जीवन व कब्रों में उपयोग किया गया है इनका। कुछ स्थलों में आप देखेंगे घोड़ों के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है योद्धा वर्ग की भी उपस्थिति थी यहाँ पर। ठीक है,
महत्व क्या है? दक्कन पठार में महापाषाणिक संस्कृतियों की घनता इस क्षेत्र की भारतीय महापाषाणिक संस्कृति को केंद्रीय क्षेत्र सिद्ध करती है। यहाँ विकसित तकनीक, सामाजिक संगठन और समाधान परंपराएं अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर है वैसा अन्य क्षेत्रों में भी आपको होता प्रतीत दिखाई देगा। पश्चिमी घाट क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति देखते हैं तो इसका भौगोलिक विस्तार आप देखेंगे, केरल, कोंकण क्षेत्र, पश्चिमी कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी भाग तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख स्थल क्या है इसमें? तो इसमें देखेंगे आदि चन्नलूर तमिलनाडु का, पोकरलम और चोवेन्नूर कक्कड़ केरल में, तो ये वहां पे जो है प्रमुख स्थल हैं महापाषाणिक संस्कृति के। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे हुड स्टोन आपको देखने को मिलेगा, छत्ते के आकार के पत्थर जो कब्र पर रखकर मृतक का सम्मान और पहचान दर्शाते थे। ठीक है, दूसरा आपको हैन स्टोन देखने को मिलता है, टोपी के आकार के पत्थर जिनका उपयोग कुद कुल्लू के साथ कब्र चिन्ह के रूप में होता था। ठीक है, साथ में आप देखेंगे रॉक कट दफन गुफाएं, चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें जो उन्नत तकनीक और स्थायी दफन परंपराएं दिखाती हैं। फिर आप देखते हैं यहाँ पर लेटराइट चट्टानों का उपयोग होता था, स्थानीय लेटराइट पत्थरों से कब्रों और संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कलश दफन, मृतकों को बड़ी मिट्टी के कलशों में दफनाने की जो प्रथा थी। ठीक है, तो ये जो इस क्षेत्र की जो थी महापाषाण जो क्षेत्र था इसकी विशेषताएं थी। महत्व क्या है? पश्चिम घाट क्षेत्र की महापाषाण संस्कृतियां स्थानीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित अनोखे रूपों को दर्शाती है। यह क्षेत्र भारत में महापाषाणिक विविधता को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर विविधताएं उसी के हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर संस्कृति का जो है विस्तार हुआ था। पूर्वी भारत में आप महापाषाणिक संस्कृतियां देखें तो भौगोलिक विस्तार इनका ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ भाग तक आपको देखने को मिलता है। प्रमुख स्थल आप देखेंगे शिशुपालगढ़ ओडिशा और सरायकेला खरनसावा क्षेत्र झारखंड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अपेक्षाकृत कम महापाषाण यानी पूर्वी भारत में महापाषाणिक स्मारक कम है क्योंकि यह परंपरा यहीं यहाँ सीमांत रही और भौगोलिक सांस्कृतिक कारणों से विशाल संरचनाएं विकसित नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप कम देखेंगे जो स्मारक व्यवस्थाएं थी पिछलों के मुकाबले। स्टोन सर्कल शिष्ट का प्रचलन था, यहाँ सरल दफन संरचनाएं जैसे स्टोन सर्कल और शिष्ट प्रमुख, जबकि जटिल महापाषाण रूप जो था वो दुर्लभ था। यानी जैसे आपने वहां पर देखी उस प्रकार की यहाँ पर जो है समूह को नहीं दफनाया जाता था, यहाँ पे सिंपल प्रक्रियाएं होती थी। सीमित दफन सामग्री पर लोहे के औजार, तो कम आप देखेंगे कब सामग्रियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लोहे के औजार उपस्थिति तकनीक के रूप में विकसित महापाषाणी समाज को दर्शाते हैं, तो लोहे की कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये पता लगता है कि भाई ये जो था लोह तकनीक यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। ठीक है, और महत्व इसका यह है कि पूर्वी भारत में महापाषाणिक संस्कृतियां सीमांत परिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ परंपरा दक्कन या दक्षिण भारत की तुलना में कम विकसित रूप में दिखाई देती है, तो ये परंपरा यहाँ पर आपको थोड़ी कम विकसित हुई दिखती हैं। ठीक है, उत्तर और मध्य भारत में महापाषाणिक परंपरा, तो क्षेत्र आप देखेंगे विंध्या क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व प्रदेश, बांदा, प्रयागराज और मिर्जापुर, और वहीं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी आपको ये परंपरा देखने को मिलती है। तो विशेषताएं क्या थी भाई? केर्न स्टोन सर्कल और शिष्ट की उपस्थिति, यानी महापाषाण दफन परंपराएं में केर्न स्टोन सर्कल और शिष्ट जैसे सरल संरचनाएं प्रमुख थी जो समाधान और स्मारक पर केंद्रित संस्कृति को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो परंपराएं आपको देखने को मिलती हैं। लौह औजारों का प्रयोग, हंसिया, भाले व कुल्हाड़ी जैसे लौह औजारों की उपस्थिति इन समुदायों की कृषि, शिकार और तकनीकी उन्नति को भी दर्शाती है। निर्माण सामग्री में विविधता, तो स्थानीय उपलब्धता के अनुसार पत्थर, लैटराइट, मिट्टी आदि का उपयोग महापाषाण समाजों की पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे की जो मिट्टी थी जहाँ से ये लोग कृषि वगैरह किया करते थे, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का उपयोग जो किया जाता था, तो ये यहाँ के समाज किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और कितनी यहाँ समाज के लिए मिट्टी उपजाऊ है और कितनी इनके लिए जरूरी है, ये यहाँ पर दर्शाता है। ठीक, तो कह सकते हैं हम कि भारतीय उपमहाद्वीप में महापाषाणिक संस्कृतियों का वितरण असमान लेकिन सुसंगत पैटर्न प्रदर्शित करता है। दक्कन पठार इसका मुख्य केंद्र रहा, पश्चिमी घाट क्षेत्र में विशिष्ट स्थानीय रूप विकसित हुआ, जबकि पूर्वी और उत्तर भारत में यह परंपरा सीमित और अनुकूलित रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार महापाषाणिक संस्कृतियां भारत की प्रागैतिहासिक, प्रारंभिक, ऐतिहासिक, सामाजिक संरचना, तकनीक, क्षमता और धार्मिक विश्वासों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार जो है प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पश्चिम ताम्रपाषाण संस्कृति, मध्य भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियां और दक्कन की ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर निबंध लिखो। ठीक है, तो इन तीनों संस्कृतियों को हम एक साथ देखते हैं।
तो ताम्रप्रशाण काल भारतीय उपमहाद्वीप के प्रागैतिहासिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें मानव ने पत्थर के औजार के साथ साथ तांबे का प्रयोग आरंभ किया। यह काल सामान्यतः 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल में आप देखेंगे कृषि, पशुपालन, स्थानीय निवास, मृदभांड निर्माण और सामाजिक संरचना का स्पष्ट विकास दिखाई देता है। भारत में ताम्रप्रशाण संस्कृतियां मुख्यतः पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्कन क्षेत्र में जो है वो विकसित हुई। तो सबसे पहले हम समझेंगे पश्चिम भारत की ताम्रप्रशाण संस्कृतियां। तो ताम्रप्रशाण संस्कृतियां वह अवस्था है जब मानव पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करने लगा। पश्चिम भारत में इसका सबसे प्रमुख उदाहरण अब आहड़ बनास संस्कृति है, जो मुख्यतः राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में जो है वो विकसित हुई। ठीक है, तो वहां पर आप महत्वपूर्ण रूप से आप देखेंगे ताम्रप्रशाण संस्कृति। प्रमुख स्थल कौन सा था? तो इस संस्कृति के अवशेष निम्न स्थलों में आपको मिलते हैं। आहड़ सबसे महत्वपूर्ण और नामदत्त स्थल है। फिर आपको गिलुंड देखने को मिलेगा, बालाथल देखने को मिलेगा, ओजियाना देखने को मिलेगा। तो इन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इन संस्कृतियों के जीवन यापन और सामाजिक संरचना को समझने में मदद करते हैं कि भाई उस समय किस तरह से लोग जीवन यापन करते थे, समाज कैसा था, इसको समझने में मदद मिलती है। प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ सांस्कृतिक मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। लोग क्या करते थे भाई? गेहूं, जौ, चना, बाजरा की खेती करते थे। इससे पता चलता है कि स्थायी जीवन जो थे ये लोग जीते थे यहाँ पे। ठीक है। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पर। काले और लाल मृद भांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रयोग होता था। ये बर्तन चाक पर बने होते थे और अपेक्षाकृत उन्नत तकनीक को दर्शाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से बनाए जाते थे। औजार, तांबे के औजार जैसे कुल्हाड़ी, भाला, छुरी का उपयोग किया जाता था। साथ ही पत्थर के औजार भी आप देखेंगे यहाँ पर प्रचलन में थे। ठीक है, तो धातु और पत्थर दोनों के औजार बनाए जाते थे। आवास, लोग पत्थर और कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे। कुछ स्थलों पर पक्के फर्श के प्रमाण भी मिले हैं जो बेहतर निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे पशुपालन होता था। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पाली जाती थी। पशुपालन कृषि की पूरक गतिविधि थी। ठीक है, तो कृषि के बाद आप देखेंगे पशुपालन यहाँ पर महत्वपूर्ण था। धार्मिक विश्वास, मातृ देवी की पूजा के संकेत मिले हैं जो उर्वरता और प्राकृतिक पूजा से जुड़ी हुई थी। ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे जो किससे जुड़ी थी भाई? क्योंकि उर्वरता और प्रकृति है तो इस वजह से उनकी पूजा की जाती थी। अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं जिसमें धार्मिक चेतना का पता लगता है। ठीक है, तो लोग अग्नि पूजा भी जो है इस समय किया करते थे। महत्व क्या है? आहड़ संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन उससे थोड़ी अलग आपको देखने को मिलती है। यह संस्कृति ग्रामीण, सरल और आत्मनिर्भर स्वरूप की थी, जबकि सिंधु सभ्यता शहरी और अत्यधिक विकसित आप देखते हैं सभ्यता थी। इससे यह समझ में आता है कि भारत में एक ही समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हो रही हैं। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं भाई उस समय आप देखेंगे जहां आपको आहड़ की संस्कृति विकसित होती दिखाई देती है, वहीं उसके समीप आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भी विकसित होती हुई दिखाई देती है। वो आप देखते हैं थोड़ी भाई शहरीकृत थी, ये थोड़ी जो थी वो ग्रामीण थी। मध्य भारत की ताम्र पाषाण संस्कृतियां। तो मध्य भारत में पाषाण काल के दौरान कई स्थानीय संस्कृतियां विकसित हुई। इनमें सबसे प्रमुख जो थे वो मालवा संस्कृति, फिर कायथा संस्कृति आती है। ये संस्कृतियां कृषि, शिल्प, व्यापार और सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं भाई? यहाँ पर कृषि भी होती थी, शिल्प भी होता था और व्यापार भी होता था। ठीक है, तो इनका सामाजिक विकास इस जगह हो रहा था। मालवा संस्कृति, प्रमुख स्थल आप देखेंगे। मालवा संस्कृति के अवशेष मुख्यतः किन स्थानों पर मिलते हैं? नवादा टोली, एरण, नागदा। ये स्थान आपको मध्य प्रदेश क्षेत्र में दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये संस्कृति विकसित हुई थी। प्रमुख विशेषताएं क्या थी भाई? मृदभांड, मालवा मृदभांड इस संस्कृति की पहचान है। ये बर्तन लाल पृष्ठभूमि पर काले चित्रों से सजाए जाते थे, जिन पर आप देखेंगे ज्यामितीय आकृतियां और प्राकृतिक रूपांकन भी जो होते थे। ठीक है ना, प्राकृतिक तौर पर उन पे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, ज्यामितीय संरचनाएं आपको उसके अंदर देखने को मिलती हैं। उन्नत कृषि प्रणाली थी, लोग कृषि पर निर्भर थे। सिंचाई के संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है खेती अपेक्षाकृत यहाँ पर विकसित थी, यानी अच्छे प्रकार से यहाँ पे खेती की जाती थी। औजार, तांबे और पत्थर दोनों प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि यह पूर्ण विकसित ताम्र पाषाण जो संस्कृति थी। ठीक है ना, तो पूरी तरह से यहाँ पर जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो विकसित हो चुकी थी। आवास की बात करें तो मकान सामान्यतः आयताकार होते थे। निर्माण में मिट्टी और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। व्यापार, शंख, मनके और तांबे की वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि मालवा संस्कृति के लोगों का अन्य क्षेत्रों से भी व्यापारिक संपर्क था। ठीक है ना, दूर भी ये लोग संपर्क थे व्यापार में, वहां से व्यापार किया करते थे। कायथा संस्कृति,
प्रमुख स्थल आप देखेंगे कायथा है मध्य प्रदेश में, इस संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो कायथा जो स्थल है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है इस संस्कृति का। प्रमुख विशेषताएं, ताम्र औजार, यहाँ से सूक्ष्म छोटे आकार के ताम्र औजार मिले हैं। यह तकनीकी विकास के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर तकनीकी विकास जो है प्रारंभिक स्तर पर शुरू हो चुका था। जीवन यापन कृषि सीमित था, लोग अधिकतर शिकार और पशुपालन पर आपको निर्भर दिखाई देंगे। ऐतिहासिक महत्व, कायथा संस्कृति को प्रारंभिक ताम्र पाषाण अवस्था का प्रतिनिधित्व माना जाता है। यहीं से आप देखेंगे जो प्रारंभिक ताम्र जो पाषाण शुरू होता है, यह ताम्र पाषाण युग के आरंभिक विकास को समझाने में सहायता करता है। किस तरह से भाई जो ताम्र पाषाण युग शुरुआत हुआ था, विकास हुआ था, इस संस्कृति को देख के आपको समझ में आता है। महत्व क्या है भाई, मध्य भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य करती थी। इसमें आप देखेंगे व्यापार हो गया, तकनीक, संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यताओं की निरंतरता और विविधता का पता लगता है कि भाई किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में जो सभ्यताएं थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंची, ठीक है ना, किस तरह से उनमें निरंतरता आई। और बहुत सारी क्षेत्रों में आप अलग अलग प्रकार की भी संस्कृति देखते हैं, तो विविधता भी आपको देखने को मिलती है। दक्कन की ताम्र पाषाण संस्कृति, तो दक्कन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण काल की सबसे प्रमुख और विकसित संस्कृति जोरवे संस्कृति मानी जाती है। यह संस्कृति कृषि, धातु प्रयोग, सामाजिक संरचना और धार्मिक विश्वासों के कारण विशेष महत्व रखती थी। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि, धातु उपयोग और साथ में आप देखेंगे सामाजिक संरचना मजबूत थी और धार्मिक विश्वास जो थे यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। प्रमुख स्थल आप देखेंगे जोरवे संस्कृति के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल थे, जिसमें जोरवे नामदाता स्थल है और दायमाबाद देखेंगे आप। ठीक है ना, इनाम गांव हो गया, नेवासा हो गया। तो इन स्थलों से प्राप्त अवशेष संस्कृति के विस्तार के विकास को दर्शाते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं किस तरह से संस्कृति का जो है विकास हो रहा था। प्रमुख विशेषताएं क्या थी भाई, यहाँ पे मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे। जेरवे मृदभांड इस संस्कृति की पहचान है। तो जोरवे मृदभांड बड़े पैमाने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस संस्कृति के महत्व को भी यही प्रदर्शित करते हैं। ये बर्तन लाल सतह पर काले रंग के ज्यामितीय चित्रों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो लाल बर्तन होते ये बर्तन जो होते थे वो लाल सतह वाले होते थे, उन पे काले रंग के जो है आप देखेंगे ज्यामितीय चित्र बनाए जाते थे। इन पर आप देखते हैं वृत्त हो गया, त्रिकोण हो गया, रेखीय आकृति जो है मिलती है। ठीक है, इनके डिजाइन यहाँ पर बनाए जाते थे। उन्नत कृषि व्यवस्था थी। तो जोरवे संस्कृति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जिसमें आप देखेंगे ज्वार, बाजरा, दालें। तो इससे पता चलता है कि ये क्षेत्र शुष्क परिस्थितियों के अनुरूप कृषि विकसित कर चुका था, यानी जैसी परिस्थिति उसके आधार पर ये कृषि करते थे। बस्तियां और आवास, यहाँ बड़े गांव और नियोजित बस्तियां विकसित हुई थी। मकानों की संरचना में विविधता मिलती है, जिससे सामाजिक संगठन का पता चलता है। ठीक है, तो नियोजित बस्तियां बनाई गई थी, लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ठीक है ना, बहुत सारी विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी लोग क्या है सामाजिक संगठन यानी सामाजिक संगठन के रूप में यहाँ पर जो है विकास कर रहे थे। धातु तकनीक, लोग तांबे के साथ साथ कांसे का भी प्रयोग करते थे। यह धातु कर्म की उन्नत अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, तांबा और कांसा दोनों का इस्तेमाल करना जानते थे। सामाजिक असमानता के प्रमाण है। तो इनाम गांव से सामाजिक विभाजन के स्पष्ट जो आप देखेंगे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ अलग अलग आकार प्रकार के मकान पाए गए हैं जो सामाजिक असमानता और वर्ग भेद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आवास था रहने का, वहाँ पे जो मकान थे वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इससे लगता है भाई थोड़ा यहाँ पे वर्ग भेद था, यहाँ पे ऊंच नीच जो भेदभाव जो यहाँ पर था। दफन परंपरा, कब्रों के साथ वस्तुएं रखने की परंपरा थी। इससे यह विश्वास झलकता है कि लोग मृत्यु के बाद जीवन में आस्था रखते थे। ठीक है, जो मर जाते थे दफनाने के साथ उनके साथ वस्तुएं दफनाई जाती थी, तो इससे लगता था भाई उनका विश्वास जो था बाहरी दुनिया से भी था। महत्व, जोरवे संस्कृति दक्कन क्षेत्र की सबसे विकसित ताम्र पाषाण संस्कृति है। इसने कृषि, धातुकर्म, सामाजिक संगठन और धार्मिक विचारों में जो है महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई। यह दक्षिण भारत में आगे चलकर विकसित होने वाली संस्कृतियों पर आधारशिला बनी। ठीक है, तो आगे जो भी संस्कृतियां विकसित होती हैं उसका आधार जो थी यही संस्कृति थी। तो आप कह सकते हैं भाई भारत की तम्र पाषाण पाषाण जो संस्कृतियां हैं मानव इतिहास में शिकारी जीवन से कृषि और स्थायी जीवन की ओर संक्रमण का प्रतीक थी। पश्चिम भारत की आहार संस्कृति, मध्य भारत की मालवा एवं कायथा संस्कृति और दक्कन की जोरवे संस्कृति ने भारतीय सभ्यता की नींव को मजबूत किया। इन संस्कृतियों के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज की आप देखेंगे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी प्रगति का जो है स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ताम्र पाषाण संस्कृतियां भारतीय प्रागैतिहासिक काल की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो किसी साइट के विशिष्ट संदर्भ के साथ पीजीडब्ल्यू जो संस्कृतियां हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें। ठीक है, तो इस संस्कृति की क्या विशेषताएं थी वो समझेंगे हम।
तो देखिए पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक आप देखेंगे लोहकालीन संस्कृति है। इसका काल सामान्यतः आप देखेंगे ईसा पूर्व 1200 लेके 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह संस्कृति मुख्यतः आप देखेंगे गंगा यमुना दोआब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में फैली थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया था। इस संस्कृति को वैदिक उत्तर काल और महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो संस्कृतियां आप देख रहे हैं ये वैदिक जो हमारा उत्तर काल है जो महाभारत काल है वहां पर भी ये संस्कृतियां आपको देखने को मिलती हैं। तो पीडब्ल्यू संस्कृति की विशेषताएं हम हस्तिनापुर के संदर्भ में देखते हैं। हस्तिनापुर जिला जो आप देखेंगे मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन जो है बीबी लाल के निर्देश में 1950 के दशक में हुआ था। यह स्थल ऐतिहासिक पुरातात्विक और पौराणिक तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसे कुरुओं की राजधानी बताया गया है। ठीक है, तो कुरुओं की राजधानी था ये। यहाँ की जो विशेषताएं आप देखेंगे मृदभांड की जो विशेषताएं महत्वपूर्ण से इंपॉर्टेंट है। तो पीजीडब्ल्यू संस्कृति की पहचान आप देखेंगे इसकी विशिष्ट मृदभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनसे पता लगती है। मृदभांड जो थे वो धूसर रंग के थे, पतले, अच्छी तरह पकाए हुए होते थे। उस पर काले रंग के ज्यामितीय आकृतियां जैसे रेखाएं वृत्त स्वास्तिक बिंदु आदि बनाई जाती थी। हस्तिनापुर से कटोरे थाल प्याले और छोटे पात्र बड़ी संख्या में मिले हैं। यह मृदभांड उच्च गुणवत्ता का था जिससे कुम्हार कला के उन्नत स्तर का पता लगता है। यानी बहुत अच्छे प्रकार से जो है ये मृदभांड बनाए जाते थे। यहाँ पर जो भी आप पात्र देखेंगे उनकी कलाकृतियां बहुत जबरदस्त थी। ठीक है ना, ज्यामिति जो आकृतियां थी उनका उपयोग किया जाता था। अच्छे अच्छे पात्र यहाँ पर बनाए जाते थे और उन पात्रों की गुणवत्ता भी जो थी काफी अच्छी थी। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है भाई वहां पर जो कुम्हार कला थी वो बहुत ही ज्यादा उन्नत स्तर की थी। आवास और बस्ती संरचना कैसी थी वहां पर? तो हस्तिनापुर में पीजीडब्ल्यू कालीन बस्ती नदी तट के पास बसी हुई थी। ठीक है, ज्यादातर आप देखेंगे नदी तट के आसपास थी। प्रारंभिक चरण में लोग कच्चे मकानों में मिट्टी लकड़ी और बांस के जो घर बनते थे उसमें रहते थे। बाद के चरण में आप देखेंगे इन्होंने पक्की हुई ईंटों का भी प्रयोग शुरू किया। ठीक है ना, उसके घर बनाने लगे। बस्ती का स्वरूप अपेक्षाकृत आप छोटा देखेंगे लेकिन सुव्यवस्थित था। बस्तियां छोटी होती थी लेकिन अच्छे प्रकार से जो है बनाई जाती थी। आर्थिक जीवन इनका देखें तो कृषि पर आधारित था। कृषि एक संस्कृति की मुख्य आजीविका थी। यानी ज्यादातर लोग जो थे वो कृषि से ही जुड़े हुए थे। गेहूं जौ चावल और दालों के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। लोहे के औजार हल की फाल और दरांती के प्रयोग से कृषि अधिक उन्नत थी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे भाई अच्छे औजारों लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, ताकि इससे क्या होता था भाई उनकी कृषि जो थी काफी उन्नत थी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे भाई लोहे के औजारों का उपयोग कर रहे थे जो काफी अच्छे थे कृषि के लिए। पशुपालन में आप देखेंगे गाय बैल भेड़ बकरी और घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़ा विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जो वैदिक संस्कृति के संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना, तो वैदिक काल से घोड़ा जुड़ा हुआ है तो कह सकते हैं भाई ये जो संस्कृति थी ये वैदिक काल से भी जुड़ी हुई थी। धातु तकनीक इस काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। हस्तिनापुर से आप देखेंगे लोहे के तीर भाले चाकू और कृषि उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। तांबे का प्रयोग सीमित मात्रा में होता था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई ये लोहयुगीन जो संस्कृति थी तांबे की मात्रा बहुत सीमित मिलती है। सामाजिक जीवन समाज अपेक्षाकृत सरल लेकिन संगठित था। वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक संकेत मिलते हैं कि भाई यहाँ पर वर्ण व्यवस्था रही होगी शुरुआत में। परिवार सामाजिक इकाई का आधार था। यानी समाज में परिवार का महत्व था। युद्ध और शिकार सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग था। ठीक है, तो इस समय युद्ध और शिकार हुआ करते थे ना, एक कबीला दूसरे कबीले पर हमेशा जो है संसाधनों के लिए युद्ध करता रहता था। ठीक है ना। धार्मिक विश्वास की बात करें तो अग्नि सूर्य और प्रकृति शक्तियों की पूजा के संकेत मिलते हैं। यज्ञ और वैदिक कर्म कांडों से इस संस्कृति का संबंध माना जाता है कि भाई इस टाइम यज्ञ और जो कर्म कांड थे वो शुरू हो चुके थे। कोई भी भव्य मंदिर संरचना नहीं मिलती जिससे धार्मिक जीवन का सरल रूप स्पष्ट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई धार्मिक विश्वास तो थे लेकिन उतने ज्यादा भव्य मंदिर वो सब चीजें नहीं दिखाई देती, जिससे ये लगता है भाई धार्मिक जीवन था लेकिन सरल रूप से ये लोग धार्मिक प्रक्रिया करते थे। कोई एक विशेष कार्यक्रम के तहत जो नहीं कह सकते भाई कि सामूहिक रूप या संगठित रूप में कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते होंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है तो हस्तिनापुर में बाढ़ के प्रमाण मिले हैं जिसे महाभारत की कथा से कई बार जोड़ा जाता है। पीजीडब्ल्यू संस्कृति को उत्तर वैदिक काल की भौतिक संस्कृति माना जाता है भाई कि इस समय आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में ये संस्कृति काफी विकसित थी। यह संस्कृति शहरीकरण की दिशा में एक संक्रमण कालीन चरण को दर्शाती है। ठीक है, तो यही इस संस्कृति से ही आगे आप देखेंगे शहरीकरण की जो शुरुआत होती है। तो आप कह सकते हैं भाई हस्तिनापुर के संदर्भ में पीजीडब्ल्यू संस्कृति का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यह संस्कृति प्रारंभिक लोह युग में सामाजिक आर्थिक और तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण चरण थी। चित्रित धूसर मृदबाण लोह तकनीक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और वैदिक परंपराओं से संबंध इस संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं थी।
इस प्रकार पीजीडब्ल्यू संस्कृति भारतीय इतिहास में जनजाति समाज और संगठित समाज व्यवस्था की ओर संक्रमण को दर्शाती है। ठीक है, तो इससे आगे आप देखेंगे संगठित समाज की जो है स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में 4 महत्वपूर्ण एनबीपीडब्ल्यू उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर स्थलों की चर्चा करें, उनकी विशिष्ट विशेषताओं और पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अवशेष मिले हैं आप देखेंगे पात्रों के, तो उनकी क्या विशेषताएं रही जहां पर ये पात्र मिले हैं, यानी कि एनबीपीडब्ल्यू, और 4 महत्वपूर्ण जो आपके क्षेत्र हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। तो एनपीपीडब्ल्यू उत्तरी काले चमकदार मृदभांड संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृति मानी जाती है। इसका काल आप देखेंगे सामान्यतः ईसा पूर्व 700 लेकर से 200 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया जाता है। यह संस्कृति मुख्यतः आप देखेंगे गंगा घाटी, मध्य गंगा मैदान और उत्तर भारत के नगरीय केंद्रों से संबंधित है। इसे द्वितीय नगरीकरण का भौतिक आधार माना जाता है। यहीं पर आप देखेंगे द्वितीय नगरीकरण जो है शुरू होता है। तो आप देखें ये वाले जो पार्ट है ना, ये सारे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एनबीपीडब्ल्यू के जो है साक्ष्य मिले हैं। उत्तरी भारत के 4 प्रमुख एनबीडब्ल्यू स्थल देखते हैं हम, कौसाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती और पाटलिपुत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौसाम्बी। ये स्थल परिचय अगर देखें तो कौसाम्बी आप जानते हैं प्रयागराज के निकट यमुना नदी के तट पर स्थित है। आज यह प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी था। यहाँ व्यापक उत्खनन कार्य जी.आर. शर्मा द्वारा करे गए हैं। विशिष्ट विशेषताएं क्या है, यहाँ बड़ी मात्रा में आप देखेंगे एनपीडब्ल्यू, ठीक है ना, एनवीपीडब्ल्यू मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो अत्यधिक चमकदार, पतले और उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। ठीक है, यानी बहुत अच्छे से वेल डिजाइन बनाया गया था, चमकदार होते थे, पतले होते थे, डिजाइन बड़े अच्छी तरह से करे गए थे। यहाँ पर ईंटों से बने भव्य आवासीय और सार्वजनिक भवनों के भी अवशेष मिलते हैं। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ईंटों से घर बनाए जाते थे। ठीक है ना, आवासीय स्थल थे, सार्वजनिक भवन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लोहे के औजार, तांबे के सिक्के और मनके भी यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर शहरीकरण की जो है शुरुआत हो गई थी। पुरातात्विक महत्व, कौसाम्बी एनवीपीडब्ल्यू संस्कृति के प्रमुख नगरीय केंद्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्थल आप देखेंगे व्यापार, प्रशासन और राजनीतिक संगठन के विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से आप देखेंगे व्यापार होता था, प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी और राजनीतिक संगठन के रूप में ये काफी विकसित था। यहाँ से प्राप्त अवशेष महाजनपद काल की नगरीय जीवन शैली को समझाने में सहायक है। तो यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं उससे यहाँ के नगरीय जीवन होने का जो है प्रमाण मिलता है। दूसरा देखते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश। स्थल आप देखेंगे ये वाराणसी जो प्राचीन काशी गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का प्राचीनतम नगर है। यह धार्मिक, संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से आप देखेंगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, धार्मिक स्थिति, धार्मिक जो चीजें आज भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस है। ठीक है ना, और सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर भी जो काफी महत्वपूर्ण स्थल था। ठीक है, विशिष्टताएं क्या थी इसकी, विशिष्ट विशेषताएं यहाँ से एनवीपीडब्ल्यू के साथ साथ निरंतर संस्कृति परतें प्राप्त हुई, यानी यहाँ पर संस्कृति आप देखेंगे आगे बढ़ती रही है। काले चमकदार पात्रों के साथ सिक्के, मुहरे और धातु उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, तो ये तो पात्र तो मिले ही हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर आप सिक्के और मुहरों को भी देखते हैं और धातु उपकरण भी देखते हैं। हस्तशिल्प और व्यापार के प्रमाण भी स्पष्ट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हस्तशिल्प काम होते थे, व्यापार वगैरह भी होता था। ठीक है ना, और सामान को अच्छे तरह से बनाया जाता था यहाँ पर और बेचा जाता था। तो ये देखेंगे कि शहरीकृत विशेषता इसकी यहाँ पर थी, यानी ये शहरीकरण की ओर बढ़ रहे थे ये, और काफी हद तक आप देखेंगे जब इतनी सारी चीजें थी तो ये शहरी व्यवस्था भी कह सकते हैं यहाँ पर अपना ली गई थी। पुरातात्विक महत्व क्या है, तो वाराणसी नगरीय निरंतरता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी यहाँ पर निरंतरता, यानी नगरीय निरंतरता बनती रही, यानी शहरीकरण धीरे धीरे विकसित होता ही चला गया। यहाँ पे यह स्थल दर्शाता है कि एनवीपीडब्ल्यू संस्कृति केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों से भी जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो राजनीतिक महत्व तो था ही, साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित थे। गंगा मार्ग के माध्यम से व्यापारिक नेटवर्क के विकास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, साथ ही गंगा नदी थी यहाँ पर, तो उसके माध्यम से आप देखेंगे व्यापारिक नेटवर्क था, यानी व्यापार भी लोग क्षेत्रीय स्तर पर किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है ना, फिर आता है आपका श्रावस्ती, ये भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। स्थल परिचय अगर देखें तो श्रावस्ती प्राचीन काल में कौशल महाजनपद की राजधानी थी। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी थी। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म के साक्ष्य आपको यहाँ से मिल जाते हैं। विशिष्टताएं क्या थी इसकी, तो यह एनपीडब्ल्यू के साथ मठों, स्तूपों और आवासीय संरचनाओं के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो ये पात्र तो मिले हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे एनवीपीडब्ल्यू के जो है यहाँ पर आप देखेंगे साक्ष्य तो मिलते ही हैं, इन पात्रों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर मठ, स्तूप और आवासीय संरचनाएं भी मिली हैं। ठीक है, और उत्तम गुणवत्ता के आप देखेंगे यहाँ पर मृदभांड थे, सिक्के और आभूषण भी साथ में प्राप्त हुए हैं।
लोहे और तांबे के उपकरणों के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे एक शहरीकृत व्यवस्था थी, यहाँ पर भी सारे वही क्रियाकलाप हो रहे थे जो शहरों में होते हैं। पुरातात्विक महत्व क्या है, तो श्रावस्ती जो है एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति और बौद्ध धर्म के विकास के संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी ये जो संस्कृति थी ये बौद्ध धर्म के विकास से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसी समय आप देखेंगे बौद्ध धर्म का भी जो है विकास हो रहा था। यह स्थल धार्मिक और नगरीय जीवन के सह अस्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप भी आप देखेंगे, धार्मिक व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही थी, साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पर शहरी जीवन और नगरीय जीवन भी जो है विकास कर रहा था। यहाँ का उत्खनन प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की सामाजिक संरचना को समझने में सहायक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उत्खनन किया गया, ठीक है, ये जो पात्र मिले, साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली जिससे ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर सामाजिक संरचना जो थी वो काफी मजबूत थी। ठीक है, और बहुत सारी जानकारियां भी जो है मिली हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र पटना बिहार। तो स्थल अगर आप देखेंगे, पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित था। यह अगर आप देखेंगे मगध जनपद, और बाद में आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी जो है रहा। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ पर एनवीपीडब्ल्यू के साथ लकड़ी के विशाल दुर्ग, ठीक है, स्तंभ, नगर संरचनाओं के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, पात्र तो मिले ही हैं, साथ साथ अगर खुदाई में क्या मिला है भाई, यहाँ पर विशाल दुर्ग भी मिले हैं, स्तंभ भी मिले हैं, और नगर संरचनाएं भी मिली हैं जब उत्खनन हुआ है। तो उत्कृष्ट नगर नियोजन और प्रशासनिक ढांचे के भी संकेत मिलते हैं। यहाँ पर नगर नियोजन बहुत अच्छे से, नगरों को अच्छे से बनाया गया था। ठीक है, प्रशासनिक ढांचे भी काफी मजबूत थे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती थी यहाँ पे। व्यापारिक वस्तु और सिक्कों की बड़ी संख्या प्राप्त हुई है। तो व्यापारिक वस्तु यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये लोग व्यापार बड़ी मात्रा में करते थे। ठीक है, और सिक्के भी काफी मिले, तो इसका मतलब व्यापार अच्छे खासे तरह से होता था। ठीक है ना, बड़े स्तर पर जो है व्यापारिक प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पुरातात्विक महत्व क्या है, तो पाटलिपुत्र जो आप देखेंगे एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति का सर्वोच्चतम नगरीय जो है रूप प्रस्तुत करता है। यह स्थल राज्य निर्माण, तो यहाँ पर आप देखेंगे उस समय राज्य निर्माण का समय था, यहाँ पे राज्यों का निर्माण हो रहा था। साम्राज्य विस्तार भी आपको देखने को मिलता है, और एक केंद्रीकृत प्रशासन के प्रमाण भी इस समय आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन नगरीकरण की जड़ें इसी संस्कृति में निहित दिखाई देती हैं। तो जो मौर्यकालीन नगरीकरण था वो जो टाइम पीरियड था इसी एनवीपीडब्ल्यू के टाइम पर ही था। ठीक है, जब इन पात्रों का निर्माण हो रहा था, जब ये पात्र उस समय मिले हैं, तो इसका मतलब भाई ये उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं भाई कि एनपीडब्ल्यू संस्कृति उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती है। कौसाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती और पाटलिपुत्र जैसे स्थल ये दर्शाते हैं कि इस काल में नगर, व्यापार, प्रशासन, धर्म और तकनीकों का अभूतपूर्व विकास हो रहा था। ठीक है, तो ये विकसित चरण था। तो इस प्रकार आप देखेंगे एनवीपीडब्ल्यू संस्कृति भारतीय इतिहास में प्रारंभिक ऐतिहास युग की आधारशिला मानी जाती है। तो जो हमारा प्रारंभिक ऐतिहासिक युग है इसकी आधारशिला आप देखेंगे ये टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इसी टाइम ये संस्कृति जो है काफी विकसित हो रही थी, और आगे आप देखेंगे और ज्यादा इसने क्या किया, अपना विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि क्या है, इसका इतिहास की जानकारी के लिए किस पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन 14 क्या होता है, तो देखिए कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण विधि है, एक वैज्ञानिक तकनीक इसे कह सकते हैं जिसका उपयोग इतिहास और पुरातत्व में किसी प्राचीन वस्तु या अवशेष की आयु जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, यानी जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनकी एज का पता लगाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण क्या है, तो देखिए कार्बन 14 या C14 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो वातावरण में लगातार बनता रहता है। सभी जीवित पौधों और जानवर वातावरण से कार्बन लेते हैं। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति जो है या जानवर है या पौधे हैं वो क्या करते हैं भाई, कार्बन लेते हैं। जीवित रहते समय उनके शरीर में C14 और C12 का अनुपात समान होता है, यानी जब वो जीवित रहते हैं तो आप देखेंगे C14 और C12 जो बिल्कुल समान रहेगा जीवित रहते टाइम। ठीक है, मृत्यु के बाद आप देखेंगे C14 का जो होता है अवक्षय यानी डिके शुरू हो जाता है, यानी जैसे कोई प्राणी है या कोई भी आप कह लें पौधा है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के समय आप देखेंगे उसका अवक्षय होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। तो वैज्ञानिक C14 की शेष मात्रा माप कर पता लगाते हैं कि मृत्यु कितने वर्ष पहले हुई है। तो जितना कार्बन का डिके होता जाएगा उसी के आधार पर उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, कैसे, तो देखिए C14 का अगर आयु की बात करेंगे आप, तो कार्बन 14 की आधी आयु की बात करेंगे तो वो होती है 5730 वर्ष। ठीक है, तो 5730 वर्षों में C14 की मात्रा अधिक हो जाती है, इसी गणना से वस्तु की आयु निकाली जाती है। तो भाई ये एक लाइफ होती है उसकी आधी, यानी कार्बन की अगर आप कहेंगे हाफ लाइफ जो होती है 5730 वर्ष होती है। उसके बाद जो भी वस्तु खत्म हो गई है, ठीक है ना, और उसको जब इसके साथ मिलाया जाता है, गणना की जाती है, तो एग्जैक्ट जो है उसकी डेट निकाली जाती है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः लकड़ी
हो गई आपकी, कोयला हो गया, बीज पौधों के अवशेष तथा मनुष्य और पशुओं की हड्डियों जैसे कार्बन युक्त वस्तुओं की तिथि निर्धारण में की जाती है। ठीक है, तो एक कार्बन की कितनी होती है भाई आयु? 5730 होती है। तो अब जैसे जैसे क्या होगा भाई, वो मृत्यु के बाद हर टाइम वो धीरे धीरे क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी, कार्बन की जो स्थिति है वो कम होती चली जाएगी। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि कितनी कितनी कम हुई उसके आधार पर कार्बन डेटिंग की जाती है। ठीक है, तो इस विधि का विकास किसने किया था? तो लॉर्ड लिबी ने 1949 में यह विधि विकसित की थी। इसके लिए उन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रेडियो कार्बन डेटिंग से प्राप्त तिथियां सामान्यतः बिफोर प्रेजेंट में व्यक्त की जाती हैं, जिसका अर्थ है वर्तमान समय से पूर्व की तिथि। ठीक है, कार्बन डेटिंग की सीमाएं क्या है? तो यह विधि जैविक पदार्थों पर लागू होती है। तो ज्यादातर आप देखेंगे जो जैविक पदार्थ है उनसे ही इसका उपयोग किया जा सकता है, और अधिकतम लगभग 5000 से 60,000 वर्ष तक ही विश्वसनीय है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की आपने देखा है हाफ लाइफ ही देखी जाती है। तो वो जो थी आपने देखा 5730 थी। तो इनके बीच की जो आयु की वस्तुएं होती हैं उन्हीं का पता लगाया जा सकता है। पत्थर, धातु या मिट्टी पर सीधे लागू नहीं होती। तो भाई पत्थर, धातु और मिट्टी, इन पे इनको लागू नहीं किया जा सकता। नमूनों में अशुद्धियां, गलत नमूना ग्रहण और पर्यावरणीय कारक इस विधि को सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अगर नमूना गलत है, अशुद्धियां हैं थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो भी इसकी जो सटीकता है उसको कई बार प्रभावित करते हैं। फिर भी इसे एक विश्वसनीय तकनीक माना जाता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं भाई एक विश्वसनीय तकनीक है। ठीक है ना, आयु का जो है पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।